हेलो। चलो। हेलो। यस, लेट्स बिगिन। सो अभी अपन ने 25 पार्ट टू, 26 पार्ट टू, ये दो क्वेश्चन देखे। ठीक है। ऑन द वेरी सेम लॉजिक, मॉनेटरी आइटम्स दे विल बी रीमेजर्ड एट द बैलेंस शीट डेट। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है, लाइक पीपी एंड ऑल, they will not be remeasured at balance sheet date unless the particular entity is following any fair value model, because in fair value model, because of the respective accounting standard, आप वैसे भी वैल्यू चेंज करने वाले हो तो आप फिर एएस 11 की वैल्यू चेंज कर ही लो। ठीक है। ओके। 26 पार्ट टू एक बार डिस्कस कर देता हूं भले। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑन और नेक्स्ट पार्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स देखो, आज है ना, इस एएस, आज ही एएस होने वाला है वाइंड अप। ठीक है, और हमने इसकी जो मेजर कैटेगरी है वो कर ली है, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजर कैटेगरी आज हम करने वाले हैं। ठीक है, जब हम करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में आपको फील होगा कि चलो ठीक है, कल जो किया था लगभग लगभग वही है, हल्का फुल्का डिफरेंस है। ठीक है, इसके लिए आपको कल का होमवर्क दिया, आई होप सबने होमवर्क किया होगा। ठीक है, तो उससे कमांड आ गया होगा ये इस पे, है ना। किसी को डाउट है तो उनको पूछ सकता है, क्लास के अंदर भी पूछ सकता है, आपके कारण बाकी लोग भी सीख लेंगे। ठीक है, पहले 26 पार्ट टू को एड्रेस करता हूं मैं। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ पीपी लिमिटेड इंक्लूड करते हैं एक अमाउंट जो रिसीवेबल है प्रेक्षा लिमिटेड से 20,150,000 का रिकॉर्डेड है एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल्स। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड वाज एट $1 इज इक्वल टू 73.40। तो हम जब ट्रांजेक्शन डेट अकाउंटिंग करेंगे, ट्रांजेक्शन डेट अकाउंटिंग करेंगे, उसका हमें रेट दिया है। ठीक है, और हमें डायरेक्टली फाइनल अमाउंट दिया है। मैंने आपको हर बार बोला है कि डॉलर का अमाउंट इनटू डॉलर का रेट इज इक्वल टू रुपीस का अमाउंट। ये अपना सिस्टम सेट है। हमको रेट दिया है, रुपीस का अमाउंट दिया है, तो रुपीस के अमाउंट से मैं डॉलर का रेट डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो 150 डिवाइडेड बाय 73.40 करेक्ट है। कितना आता है ये? 27,250 करेक्ट है। मतलब ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट पीपी लिमिटेड का $27,250 था। ठीक है, जिसको हमने 73.40 के रेट से रिकॉर्ड किया था, और इसी के लिए वो अमाउंट आया इतना। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। द एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट डेट पे जो है, ठीक है, वो है 73.60, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ गया। ठीक है, आपका ये ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब डेटर है, डेटर है, और एक्सचेंज रेट बढ़ गया मतलब आपका फायदा है, क्योंकि पहले आपको एक अमाउंट मिलने वाला था, अब उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन वही अगर आपकी लाइबिलिटी है, क्या है, अगर आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के केस में अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो आपका नुकसान होता है, क्योंकि आप देने वाले हो, तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। आपको वैसे सोचना है। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में धारण करना कि आप देने वाले हो या लेने वाले हो, कि आप देने वाले हो या लेने वाले हो। अगर आप देने वाले हो और एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप लेने वाले हो और एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो ज्यादा लेना पड़ेगा। अब आप इसे समझ जाओ कि आपका फायदा किसमें, नुकसान किसमें, इतना समझना बस दिमाग में। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, दिस विल हेल्प यू इन दिस एएस, दिस विल हेल्प यू इन एंटायर सीए फाइनल। यू विल थैंक मी लेटर। देयर इज वन वेरी वेरी बिग ड्रैगन कॉल्ड फॉरेक्स इन सीए फाइनल एएफएम सब्जेक्ट। ठीक है, एंड मीडियम वर्गी और उससे नीचे वाले वर्गी जो लोग बच्चे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इंटेंशन एंड माइंड, वो इस चैप्टर को कंप्लीटली छोड़ के जाते हैं। ठीक है, दे विल गो टू अ मंदिर, दे विल प्रे एंड दे विल गो टू द एग्जाम। दे हैव सिंपल लॉजिक, दे विल नॉट टच द चैप्टर। उनको ऐसा फॉरेस्ट को हाथ लगाते झटका लगता है, तो वो स्टार्टिंग में छोड़ देते उसको। लेकिन अगर आपका इंटर का बेस अच्छा है तो आपको फॉरेक्स इतना टफ नहीं जाएगा। और ये एक ही चीज है जहां पे फॉरेक्स का यूज है इंटर में, बाकी ब्रांच अकाउंट में है और इसमें है। ब्रांच अकाउंट और कहीं ना कहीं भाई बहन है। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक चीज लाइफ में समझ लेना, और ना मेरे को लगता नहीं इसको रट्टा मारने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं।
धंधे वाले दिमाग तो सोचो, है ना। मैं आपको दो लॉजिक दे रहा लास्ट टाइम, 500% ध्यान यहां पे दे देना, ठीक है। तो पहला देता हूं धंधे का लॉजिक। गौरव क्लिक करो, उसमें नहीं होता, अरे उस पे कहा, ठीक है। पहले देता हूं धंधे का लॉजिक। कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं है, लिखेंगे तो दिमाग में जाएगा, सुनेंगे समझेंगे तो दिमाग में जाने वाला है, ठीक है। आप धंधा कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई माल बेचा, यूएस वाले को माल बेचा, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर आपने यूएस वाले को माल बेचा तो आपको डॉलर मिलने वाला है, क्योंकि वो आपको रुपीज में पैसा देगा क्या, वो आपको डॉलर में देगा, आपको डॉलर मिलने वाला है, आपको डॉलर। अगर डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं, अगर डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं, है ना, तो आपको ज्यादा डॉलर मिलेगा, आपको ज्यादा डॉलर। तो आप अगर एक्सपोर्ट करते हो, जैसे अभी आज की रेट में इंडिया में डॉलर बढ़ रहा है ना। पहले पहले $1 खरीदने के लिए, $1 खरीदने के लिए हमको देना होता था 80 रुपए, कितने। आज वही $1 खरीदने के लिए हम 96 रुपए दे, 96 रुपीज दे, समझ रहे हो। $1 खरीदने के लिए पहले हम 80 रुपीज देते थे, आज वही $1 खरीदने के पहले के लिए हम लोग 96 रुपीज दे रहे, मतलब डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, है ना। अपन बोलते ना अब ये फोन है, ये फोन के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। पहले सेम फोन खरीदने के लिए ₹1 लगता था, अब इसी फोन को खरीदने के लिए ₹2 लग रहे, तो हम क्या बोलते, फोन का वैल्यू बढ़ गया, कार का वैल्यू बढ़ गया। सिमिलरली डॉलर इज ऑल्सो कमोडिटी, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया। अब इंडिया में जितनी भी फार्मेसी कंपनी है, जितनी भी आईटी कंपनीज है, इनका मेजर सेल्स एक्सपोर्ट है, क्या है, मतलब इनके क्लाइंट इंडिया के बाहर के हैं, मतलब इनको हर बार डॉलर रिसीवेबल होता है, और जैसे ही डॉलर में उछाल आती है, इन लोगों का रेवेन्यू बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि रिसीवेबल बढ़ गया। समझ में आई बात, ठीक है। वही अगर उल्टा है, पेट्रोलियम कंपनीज, इनको क्रूड खरीदना पड़ता है बाहर से, क्रूड खरीदना पड़ता है तो उनको डॉलर पे करना पड़ेगा, और अगर डॉलर के भाव बढ़ गए तो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये हो गया धंधे का लॉजिक। और अगर आपको एग्जाम लॉजिक समझना है, दिमाग को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो खुद को सिंपल बोलना, अगर मेरे को मिलने वाला है और रेट बढ़ गया तो मेरे लिए अच्छा है, ज्यादा मिलेगा। अगर मैं देने वाली हूं, मैं देने वाला हूं, तो डॉलर का रेट बढ़ गया तो मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, मेरे लिए खराब है। चलो, तो यहां पे 73.4 था, पीपी लिमिटेड लेने वाला था, राइट, ठीक है, तो ट्रेड रिसेबल लेने वाला था, राइट। 73.4 का 73.6 हुआ एक्सचेंज रेट एज एट बैलेंस शीट डेट। एक्सचेंज रेट ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब स्टार्टिंग में इट वाज 74, 1 अप्रैल 2020 का रेट है, करेक्ट है, और ये है साल के अंत का रेट। अभी देखो रेट एट बैलेंस शीट डेट क्या लिखा, रेट एट बैलेंस शीट डेट क्या लिखा हुआ है, 73.60, तो 73.60 माइनस 73.40.20, ये डिफरेंस है इनटू द डॉलर अमाउंट जो अपन ने निकाला था, है ना, क्योंकि उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5450। क्या डाउट इसमें, अच्छा वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये 26 पार्ट नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसी यहाँ पे जैसे कुछ लोग क्लास के अंदर जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, या आगे देखने वाले हैं, कुछ लोगों ने इस डेट को कंफ्यूज कर लिया, दे हैव रेड दिस 2020 एज 2021, और अभी ये जो मौसम चालू है, ये सर्टिफाइड कॉपीज का मौसम चालू है, स्पेसिफिकली सीए फाइनल, अब सीए इंटर का तो चलो वो लोग उभर चुके हैं उससे, सीए फाइनल को अभी भी अटेम्प्ट को 3 महीना बचे हैं। कल का ही केस है, मेरा पूरा हाफ आवर वेस्ट हुआ, ठीक है, सब कुछ मेरा पूरा प्रोलॉन्ग हो गया, ओनली बिकॉज ऑफ अ शिटी सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। समवन अज्यूमिंग हिमसेल्फ एज सलमान खान, ठीक है, एंड हैवंट स्टडी एनीथिंग सिंस पास्ट 1 मंथ, रिजल्ट आने के बाद में अज्यूमिंग कि मैं फेल हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड कल जब सर्टिफाइड कॉपी उसने एनालाइज किया तो उसने पूरा दिन सिर्फ इसमें निकाला कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं,
ये जो मिस्टेक अभी यहाँ पे कुछ बच्चों ने करी है 2020, और एक्चुअली वो जो बच्चा है वो बच्चा इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, ठीक है, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, इंटर में भी अच्छे मार्क्स, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स, एंड फाइनल फेल था ही लड़का हूं। लेकिन एफआर के पेपर से ही बात, उसकी जो पहला पेपर था उससे ही पूरी बात शुरुआत हो गई उसकी, और अब मुझे लगता नहीं कि वो नवंबर में पास होगा, क्योंकि वो इससे उभर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसने कल एक बहुत अच्छी बात बोली है, साउथ का पर्सन है, साउथ का स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट है मेरा। सर आई हैव, उसको हिंदी नहीं आती, सर आई हैव डिग माय ओन ग्रेव, ऐसा कुछ तो फराटेदार इंग्लिश बोला उसने मेरे को, जिसका मतलब मैंने ये समझा, ठीक है। तो मैंने उसके पेपर में सर्टिफाइड कॉपी को जब एनालाइज किया और जब मैंने वो देखा, तो मैं लिटरली बोल रहा हूं कि मैंने पिछले 2 सालों में इतनी मिस्टेक्स कहीं नहीं देखी है। सब कुछ अलग पड़ा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और बोला हुआ है, लिखते समय कुछ और लिखा है। मतलब ये 73.60 है ना, लिखते समय 73.80 लिखा हुआ। मैं इसके लिए अभी मेरी क्लास का और 5-10 मिनट इसी चीज पे भाषण देने में जा रहा है कि मैं किस तरीके से आपको समझाऊं कि क्लास में बैठे हुए 25-30 लोगों में से समझो 20 लोगों ने सही गेस किया, बराबर है, कि ये 31 मार्च ही है। और अगर मान लो 5 लोगों ने भी सही गैस नहीं किया, तो हमारा तो नुकसान हो गया कि वो 5 लोगों का 3 से 4 मार्क एग्जाम में चला गया। और 3 से 4 मार्क की वैल्यू आपको ज्यादा पता है। क्या करूं इस चीज का, आपको खुद से भी सॉल्व इसलिए करवा रहा हूं कि आप, अगर हम ज्यादा सॉल्व करेंगे ज्यादा क्वेश्चंस, तो आप क्या मेरी सुनोगे लिखोगे, आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। ये अभी गलती क्यों हुई, क्योंकि वो खुद सॉल्व कर रहे थे। वही अगर मैं, जैसे मैंने भी करवाया, तो मैं पढ़ते पढ़ते तुमको समझ गया चीज, क्या ये तो 31 मार्च है, बराबर है। गलती कब हुई बोलो, जब तुमने खुद उसको अटेम्प्ट किया, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा ही नहीं, तुमने साइकिल चलाई, तब तुम स्लीप हो। ये गलती लास्ट टाइम बोल रहा हूं, क्लास चालू करने के पहले, मेरा कितना भी क्लास का टाइम जाए, मैं हर बार आपको याद दिलाते रहूंगा, क्योंकि मैं इससे ऊपर मेरे को कोई शक्ति भगवान ने नहीं दी, और कि अगर तुम ये गलती कर रहे हो, ठीक है, इससे तुमको कोई बचा नहीं सकता, ये फिक्स है, ये एकदम फिक्स है। अगर तुम ये पढ़ नहीं पा रहे, तो चश्मे का प्रॉब्लम है तो चेक करो, ठीक है। और ये चीज मैं क्या बोलता हूं, ये बेटर है कि किसी को ये नहीं आए। किसी को कंसेप्चुअली एग्जाम में अगर नहीं आ रहा वो चलता, तो उसमें क्या होगा, उससे तू उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, बाकी पेपर करके तेरे मार्क्स बटोर लेगा। आती हुई चीज अगर हम खो दे, डन, ठीक है। चल, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए अपने। नाउ लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। हेंस द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कंसंट्रेशन इज द बिगेस्ट एसेट, स्पेसिफिकली while solving any practical stuff, and specifically, more specifically, while solving things like AS, because AS are very very easy. The thing is they are full of data. Okay, done. एक और चीज बोलता हूं, जस्ट इसी में को याद आया, इसको सुधारने का बहुत बढ़िया तरीका है। आंसर चालू करने के पहले डेटा लिखो, ठीक है। डेट, ऐसा डेट रेट, डेट रेट, डेट रेट, आपका शायद गलती हो गई नहीं। एक और तरीका सुधारने का है ना, अभी से इंप्लीमेंट करो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ना, पहले डेटा लिख दो, शायद गलती नहीं होगी। अब है ना, हम लोग ने एक चीज कल पढ़ ली थी, ठीक है, वो था अपना मॉनेटरी आइटम। क्या था, ठीक है। मॉनेटरी आइटम में क्लियर था कि मॉनेटरी आइटम का हमको रीमेजरमेंट करना है, ठीक है। हमने बोला था कि ये एएस 2 पार्ट में बटा है, ठीक है। आपको याद होगा, तो मैंने शुरुआत में जब नोट्स लिखाया आपको, मैंने 3 चीज लिखाई थी। हम 3 में से अभी पहली चीज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मेजर चैप्टर पहली चीज पे है, ठीक है। पहली चीज के अंदर मैंने आपको 2 चीज लिखवाई थी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अपने नोट्स आपके सामने ओपन होंगे, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम में मैंने बोला था कि हमें रीमेजरमेंट करना है पड़ेगा, हमें रीमेजरमेंट करना पड़ेगा।
और नॉन मॉनेटरी मैंने बोला था कि हमें रीमेजरमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसमें पीपी है, इन्वेस्टमेंट है, इन सब चीजों का अमाउंट फिक्स नहीं है। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है कि अमाउंट फिक्स नहीं है, वो लंबे समय के लिए है। अगर कोई चीज लंबे समय के लिए है तो उसकी बार बार वैल्यू चेंज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम उस नॉन मॉनेटरी स्टफ के लिए कोई फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर लो इन एनी एज, अगर कोई एज तुमको परमिट करता है कि तू हर 31 मार्च पे आके उसको फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट कर दे, तो अगर तू उसकी अमाउंट चेंज कर ही रहा है तो फिर एक्सचेंज डिफरेंस का भी चेंज तू कर दे। ये एक एक्सेप्शन है जो मैंने लिखा है, क्लियर है। नॉन मॉनेटरी का जो फेयर वैल्यू वाला चीज है उसका कोई क्वेश्चन आज तक आईसीआई में नहीं है, ठीक है। हम आते हैं मॉनेटरी वाला स्टफ जो एकदम फेमस स्टफ है, ठीक है। अब उसमें अपन ने एक मेजर जंग खत्म कर दिया है कि रीमेजरमेंट करना है। अब मॉनेटरी में दूसरा एक वो है, आपने जो नोट्स लिखे हैं उसमें मॉनेटरी में कोई एरो निकाले थे आपने कि कैसे निकाले थे, कितने एरो निकाले थे, है ना, ठीक है। अब है ना उसके बाद में अपने नोट्स के अगले पार्ट पे आ जाओ, मतलब कोई लाइन छोड़ना नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है ना। अब उसमें एक डबल स्टार मार्क डालो और लिखो, नहीं उसी पेज पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब जहां पे आपकी नोट्स लाइव होंगे ना, नोट्स तो कोई होमवर्क था ही नहीं, तो जो आपकी नोट्स जहां पे रुकी है उसी के नीचे डबल स्टार मार्क डालो और लिखो, आप लिखो सेकेंड पार्ट ऑफ रीमेजरमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम, सेकेंड पार्ट ऑफ रीमेजरमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम। आज कौन एब्सेंट है, आई थिंक सब है क्या, सृष्टि, ओ सृष्टि नहीं है बस, एवरीवन एल्स इज प्रेजेंट, वाओ, ठीक है, लिखा ना। अब देखो उसके नीचे आप लिखो, बड़े अक्षरों में लिखो, कैपिटल्स में पैरा 46A। लिखा, देखो मैं ना आपको इनकी थ्योरी लाइंस जैसे मैं लिखवाता हूं लास्ट में, मैं आपको लिखूंगा खुद से, बताओ क्या लिखनी है। ये इतना प्यारा है, इसमें सिर्फ दो थ्योरी लाइन है, एक पैरा 46A को लगेगी, ठीक है, और एक जो कल तक हमने कर लिया उसको लगेगी। और उसमें एक और ब्यूटी है कि वो दोनों ही लाइन सेम है, सिर्फ 46A के लिए 2 से 3 लाइंस और उसमें ऐड हो जाती, ठीक है। तो बस वो अपने को लर्न करनी है और एकदम सिंपल सोबर है, और मैं मेरी भाषा में लिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं रहेगी, हल्का फुल्का टेक्निकल वर्क कंस्ट्रक्शन मैं करूंगा, ठीक है। तो एक बार थ्योरी को छोड़ देना, है ना, कैलकुलेशन वर्क करेंगे, फिर वो थ्योरी तुम लर्न कर लेना और तुमको आंसर में चिपकानी है। जहां पे 46A, देखो दो ही क्वेश्चन होंगे, एक जहां 46A लग रहा है और एक जहां नहीं लग रहा है, खत्म। तो तुमको दो ही तरह की थ्योरी, आरआर में, AS9 में 7-8 तरह की थ्योरी दी, यहाँ पे 2 तरह की थ्योरी, सिंपल, ठीक है, ओके। पहले कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट क्या है वो सुनो, कि अभी क्या हो रहा था कि जितना भी मॉनेटरी आइटम में डिफरेंसेस है, मॉनेटरी आइटम मतलब ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल, करेक्ट है, कैश हो गया, लेकिन हमारे लिए जो नॉर्मल हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात याद नहीं है वो TR और TP है, ठीक है। सर इनका ना एक्सचेंज डिफरेंसेस, हमने अगर कोई लोन ले रखा है, ठीक है, उनका अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस है तो वो हम पीएनएल में पार्क करते हैं, क्लियर है ना। सरकार ने बोला है कि मॉनेटरी आइटम्स को आप दो पार्ट में बांट दो भैया, एक आप बांटो शॉर्ट टर्म मॉनेटरी आइटम्स, एक आप बांटो लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है। आप अपने इसी इसमें 2 एरो निकाल दो, ऐसे लेफ्ट में लिखो शॉर्ट टर्म मॉनेटरी आइटम्स,
राइट में लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम्स, शॉर्ट टर्म के नीचे लिखो रीमेजर एट बैलेंस शीट डेट, एरो करके। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में लिखो डिफरेंस इन पीएनएल, पीएनएल को हाईलाइट कर देना प्लीज। एक्सचेंज डिफरेंस इन पीएनएल, यस। अब है ना ऐसा दो एरो निकालो मॉनिटरी में, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, पहला सेम लिखो लेफ्ट में एक्सचेंज डिफरेंस इन पीएनएल, दूसरे के हेडिंग, दूसरे के नाम में यहाँ पे डाल दो पैरा 46A, सेकेंड एरो में। पैरा 46A के बाद में ना क्या करना, ऐसे दो ऑप्शन आएंगे इसमें। पैरा 46A में अब दो ऑप्शन स्प्लिट हो जाएंगे। पहले का नाम रहेगा फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, करेक्ट है। और यहां पे लिख दो अदर, ऐसा लिख दो अदर, सिर्फ अदर्स लिख दो। ठीक है, फिर डेप्रिशिएबल के नीचे आ जाओ, ऐसा एरो। डेप्रिशिएबल के नीचे लिखो एक्सचेंज डिफरेंस कैन बी adjusted in cost of depreciable asset। और यहां लिखो FCM TDA रिजर्व कैन बी क्रिएटेड। सबने लिख लिए चार्ट। ठीक है, और यहां पे एक स्टार मार्क करके लिखो अप्लाइंग पैरा 46A इज ऑप्शनल, that is user can also opt to continue P&L treatment। डन। ठीक है,
पैरा 46A। अब देखो, अब मैं तुमको समझा देता हूं, ठीक है, ये नोट्स हो गए, चालू करूं? ठीक है, नॉन मॉनेटरी का तो खेल ही नहीं है, तो वो तो हटा दो, पूरा खेल मॉनेटरी के ऊपर है। मॉनेटरी में अगर शॉर्ट टर्म चीज है, शॉर्ट टर्म मतलब 5 महीना 6 महीना, ये ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। जैसा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें मैक्सिमम 6 महीने में वो ट्रेड रिसीवेबल अगर मिल रहा है अपने को, या हम पे कर रहे हैं। आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे सब में क्या है कि फेब में या जन में लिया है, मतलब ट्रांजेक्शन डेट जनवरी या फरवरी की है, बीच में कट ऑफ डेट आ रहा है, और जुलाई में पेमेंट हो रहा है, मतलब जुलाई में लाइबिलिटी सेटल हो रही है, तो ये शॉर्ट टर्म है ना। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको पीएनएल डालना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शॉर्ट टर्म मॉनेटरी आइटम्स विल गो इन पीएनएल। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? टिल नाउ आई हैव टॉट यू दिस, ठीक है। आई हैव ऑलवेज टेकन वर्ड मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम। टुडे आई एम करेक्टिंग द वर्ड शॉर्ट टर्म मॉनेटरी आइटम। शॉर्ट टर्म मॉनेटरी आइटम, there is no issue, directly it will go to P&L, all the exchange differences. Clear है सबको? In case of long term monetary item, हो क्या रहता कि बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे, स्कॉलर्स ने बोला कि सर आप इसको P&L में डाल रहे हो ना, वो सही पिक्चर शो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आइटम है सर, आप इसको डायरेक्टली P&L में मत डालो, आप इसको फेज्ड वे में P&L में डालो, ठीक है। सरकार ने एक नया पैरा क्रिएट किया, पैरा नंबर 46A। पहले सिर्फ 46 था, अभी 46A क्रिएट किया, मतलब करने को हो गए बहुत साल, ठीक है। और उसमें सरकार ने ऑप्शन दिया, क्या दिया? ऑप्शन दिया कि अगर लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल है, तो वो ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल होगा क्या? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल आर जनरल धंधे में लगने वाली चीज जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में खत्म हो जाती है, मतलब वो नेचुरली शॉर्ट टर्म है। तो अगर क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल दिया है, तो आपको तो थॉट प्रोसेस लगाना भी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म है क्या सर। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म मॉनेटरी आइटम, करेक्ट है। प्रॉब्लम कहां है? अगर बोरोइंग ऐसा कुछ दिया है तो उसमें अपने को या तो बोला रहेगा शॉर्ट टर्म है, या अपने को डेट देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन डेट कौन सी थी और क्वेश्चन के अंदर सेटलमेंट डेट कौन सी है। अगर वो नॉर्मल डायरी में है 6-8 महीने की, तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा, लेकिन ऐसे कॉम्प्लिकेशंस इंटर में नहीं है। फाइनल में है, लेकिन फाइनल में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, साफ साफ 6-8 महीने के ऊपर कभी उन्होंने लॉन्ग टर्म मतलब वो डिफरेंस करा ही नहीं है। हर बार 6 महीने में वो लायबिलिटी सेटल हो जाती है। क्लियर है आपको शॉर्ट टर्म का फंडा, है ना। तो ये एक और लॉजिक दिया कि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल हर बार शॉर्ट टर्म ही रहेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। अभी बात आती है सर लॉन्ग टर्म लोन आपने कोई लिया 5 साल का, 3 साल का, तो ये है लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। अभी अगर वो लॉन्ग टर्म लोन लिया है, ध्यान से बेटा, एकदम एकदम ध्यान से, पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है और वो लोन आपने किसी डेप्रिसिएबल एसेट के लिए लिया है, ठीक है। देखो आप है ना लॉन्ग टर्म के 2 ट्रीटमेंट कर सकते हो, या तो आप एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में डाल सकते हो जो कि सेम है ना, या तो आप पैरा 46A ऑप्ट कर सकते हो। बोलो पैरा 46A ऑप्ट कर सकते हो, वापस बोलो, नीचे तक आवाज जानी चाहिए, मतलब स्टिल यू कैन फॉलो द सेम ट्रीटमेंट, राइट, है ना। लेकिन हम तो स्टूडेंट हैं, हमको तो जो क्वेश्चन ने बोला है वो करना है। क्वेश्चन ने बोला है कि सामने वाले ने पैरा 46A ऑप्ट किया है, तो ये पैरा 46A है। अब इसमें 2 बातें होती है, वो जो लोन लिया है जिसका एक्सचेंज डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं, वो लोन अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट लेने के लिए लिया है, किसके लिए लिया है? डेप्रिशिएबल एसेट लेने के लिए लिया है, तो वो बोलते हैं कि एक्सचेंज डिफरेंस जो भी 31 मार्च पे आता रहेगा वो एसेट की कॉस्ट में पहले ऐड होगा या लेस होगा, और फिर उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। एम आई क्लियर टू यू? पहले डेप्रिसिएशन होगा और फिर हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या? कितना इलॉजिकल है। जब 31 मार्च को हमें एक्सचेंज डिफरेंस डालना है तो पहले डालेंगे, फिर ही तो कॉस्ट फाइनलाइज होगा ना एसेट का। मान लो पहले एसेट का कॉस्ट 1000 रुपए है ना, और समझो 10 रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, तो
और बोलता है पहला 46 से ऑप्ट किया है समर्थ, ठीक है, तो पहले ये 10 रुपए हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, नहीं तो हम नॉर्मली क्या करते थे, पीएनएल में डेबिट करते थे, मतलब पीएनएल में स्ट्रेट अवे 10 रुपए का खर्चा आता था, पीएनएल में स्ट्रेट अवे 10 रुपए का खर्चा जाता था, सही सामा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि वैसा मत करो, 46 से ऑप्ट किया है तो ये डेप्रिसिएबल एसेट की वैल्यू में 10 रुपए ऐड कर दो, मतलब कॉस्ट में बढ़ा दो, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 1010, ठीक है। अब इस पे तुम डेप्रिसिएशन निकालो, जिसका ध्यान यहां पे अभी पूरा है वो जिंदगी में ये पॉइंट को भूल नहीं सकता कि डेप्रिसिएशन पहले नहीं होता, बाद में होता। क्यों बाद में होता है कि सर पहले कॉस्ट तो फाइनलाइज हो जाए, बराबर है ना, सही बात है एकदम, सबको समझ में आया। मैं 1 मिनट रुकने की रेडी सिर्फ इस पॉइंट पे, क्योंकि आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। समझ में आया, ये चीज क्लियर है कि नहीं समझ में आया? हाँ, एसेट लोन से खरीदा है, अपन बोरिंग कॉस्ट कैसे ऐड करते हैं एसेट के अंदर, बस वही है। और हमने तो करा भी एक्सचेंज डिफरेंस, आपको याद होगा तो, है ना। किसी को डाउट? हाँ, यस। गेन रहा तो एसेट का वैल्यू कम होगा। शी इज आस्किंग सर एक्सचेंज गेन रहा तो एसेट का वैल्यू कम होगा, एक्सचेंज लॉस रहा तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, फंडा। और पक्का देखो, ये लॉजिक को अगर कोई मन में सोच रहा होगा कि यह लॉजिक अटपटा है, तो अटपटा नहीं है, मैं उस पर आ रहा हूं। मैं पहले आपको यह समझा रहा हूं कि ये चीज बेसिक जो फाउंडेशन की क्लियर है, सीए फाउंडेशन की, कि पहले एसेट का कॉस्ट फाइनलाइज होता है और फिर डेप्रिसिएशन आता है ना। ये क्वेश्चन में गलती मत करना, ये पैटर्न का क्वेश्चन सिर्फ एक आया हुआ है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आधा भी लिख देना। अभी डेट लिख के शुभम सर ने बोला है अगर पैरा 46 का क्वेश्चन आया 100% वो क्वेश्चन डेप्रिसिएबल एसेट पर रहेगा, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। और उसमें यहां पे बैठा हुआ एक भी व्यक्ति पहले डेप्रिसिएशन निकाल देगा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने 5 ही बार ये चीज बोली है कि पहले कॉस्ट फाइनलाइज होगा, मतलब पहले एक्सचेंज डिफरेंस उसमें जाएगा या निकलेगा, ठीक है, और फिर जो अमाउंट आता है उस पर डेट निकलेगा। अब बात दूसरी क्या करता हूं, ये पहला लॉजिक था फाउंडेशन वाला। अब इंटर वाली बात करता हूं कि सर ये क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक बताऊं। लॉजिक बहुत सिंपल है, देखो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, यहां एक्सप्लेन कर दो लॉजिक, फिर मैं मिटा दूंगा। देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है। आज है ना, मान लो आपका समझो एसेट का वैल्यू है 10 लाख रुपए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये साइड में पड़ा है। ये एसेट हमने समझो यूएस से खरीदी थी, खरीदते हैं ना मशीनरी, हमने यूएस से खरीदी थी एसेट, और हमने हमारा पैसा था क्या, नहीं था, तो हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म लोन लिया। लॉन्ग टर्म लोन लेके यूएस वाले को अपने को पैसा देना पड़ा, दे दिया, खत्म कर दिया बात, ठीक है। अब ये लोन मेरे को भरना है, ये फॉरेन करेंसी लोन है, क्या है, अब ये लोन 4-5 साल जब भी चलेगा चलेगा। अब वो लोन को हर 31 मार्च पे आके, क्योंकि वो मॉनेटरी आइटम है और मॉनेटरी आइटम को रीमेजर करना पड़ता है, करेक्ट है। अरे मॉनेटरी आइटम शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म उससे फर्क नहीं, रीमेजर तो करना ही पड़ेगा, रीमेजर तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि सर लोन का अमाउंट फिक्स होता है, मतलब वो मॉनेटरी आइटम है, मतलब रीमेजरमेंट करना पड़ेगा। अब ये रीमेजरमेंट जब हुआ, ठीक है, तो ये 10 लाख का जो अपना था, इसमें मान लो एक्सचेंज डिफरेंस आ गया आपका 1 लाख रुपए, कितना आ गया, देखो ईडी लिखता हूं मैं, ईडी कितना आया, 1 लाख रुपए, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो दो ऑप्शन, ये पूरा 1 लाख मैं इस साल के पीएनएल में डाल दूं तो पीएनएल में 1 लाख का खर्च चला गया, आज की आज, करेक्ट है, आज की आज। ये जो फैसिलिटी आई है 46A वाली, वो क्या बोलता है कि आज की आज 1 लाख का इंपैक्ट मत दो, इसको आप इधर ऐड करो, है ना, एसेट की कॉस्ट में उसको बना दो आप, कितनी होगी, 11 लाख, बराबर सर जी। अब मान लो इसको डेप्रिशिएट करो, मान लो ये एसेट की 5 साल की लाइफ है, सिंप्लिसिटी के लिए इसको करो डेप्रिशिएट, कितना होता है, 2 लाख 20,000,
बराबर है। और 10 लाख का डेप्रिसिएशन कितना होता था? 2 लाख। मतलब ये 1 लाख डालने से डेप्रिसिएशन कितना बढ़ गया? बराबर है। तो क्या मैं कहूं कि इस साल के पीएनएल में एक्सचेंज डिफरेंस को लेकर केवल 20,000 का लॉस गया है, केवल। और वैसे कितना जा रहा था? 1 लाख। तो वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो आप एक्सचेंज लॉस या एक्सचेंज गेन जो भी है उसका इंपैक्ट डेप्रिशिएशन के तरीके से सालों साल दो। हम डेप्रिशिएशन कैसा करते हैं? सालों साल देते हैं। नहीं तो हम डायरेक्टली पीएनएल में डाल सकते थे, लेकिन ऐसा ऑप्शन अपने में अवेलेबल नहीं है। ये तो पीएनएल सही दिखता गया। तुमको छोटे फिगर्स में ना इसका इंपैक्ट कम क्लियर होगा। रिलायंस के लिए सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट होता है स्पेसिफिकली 2026 में, जहां पे डॉलर सिग्निफिकेंटली राइज हुआ। इमेजिन करो इसके लिए। अब ये साल ना हर कंपनी 46A ऑप्ट करेगी। क्यों पता है? अगर नहीं करती तो उनके पीएनएल में ज्यादा डेबिट दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट कम दिख रहा है, शेयर मार्केट डाउन। उसको बचाने के लिए ऑप्शन आया, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री विच हैज टू डील विथ वेरी वोलेटाइल एक्सचेंज डिफरेंसेस। हमारा ऐसा नहीं होता कि 1 रुपए बढ़ रहा, 1.5 रुपए बढ़ रहा, पूरे साल में या तो 5-10 रुपए बढ़ जाएगा या 5-10 रुपए घट जाएगा। घटता पिछले 5 साल में घटे ही नहीं है। हाँ, मतलब इसमें कंसिस्टेंसी अपना आता है। मतलब अगर कोई कंपनी कोई दूसरी पॉलिसी यूज कर रही होगी, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस भी है, हाँ, असल उसको पेमेंट डालना पड़ता है या फिर वो नो। सो दिस इज अ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, पैरा 46A या फिर आप पीएनएल में करो एंड यू कैन इजीली चेंज इट। ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी का रूल लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इट इज एडवाइजेबल टू फॉलो कंसिस्टेंसी। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन जीसी है, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी, आपका काम क्या है कि आप कंसिस्टेंटली चीजों को, अगर आप नहीं कर रहे आप डिस्क्लोज कर रहे हो और करेंगे। ये चीज 46A वाली जो चीज है ना, ये मैं तुमको बोलता हूं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पीपल डोंट फॉलो इट कंसिस्टेंटली। ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जो सालों साल 46A करते आ रही। ठीक है, स्पेसिफिकली ये पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि ह्यूज एक्सचेंज डिफरेंस लॉसेस है। कंपनी, कोई भी कंपनी अपने मार्केट को बचाना चाहती है, वो सोचती है आज की मौत कल पे ढक लेंगे। ठीक है ना? देखो ना, आप 1 लाख का इंपैक्ट 20,000 करके जा रहा है, बराबर है ना? आपको लॉजिक समझ में आया क्या? देखो, 2 फंडे में बच्चों को बोलता हूं, पहली चीज है लॉजिक समझो। जो तुम्हारा दिमाग उतना होना चाहिए कि तुमको समझ में आए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर बार बार क्यों रिपीट करना, हमको समझ गया, लेकिन है बच्चे सबको समझाना पड़ेगा, राइट? दूसरा फंडा मैं बोलता हूं, नहीं समझ में आ रहा, याद कर लो कि 46A है तो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो एसेट की कॉस्ट में जाएगा, बात खत्म। तो जो प्लस माइनस तुम पीएनएल में कर रहे हो वो प्लस माइनस तुमको एसेट की कॉस्ट में करना है। लेकिन आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप आज तो जीत जाओगे, लेकिन सीए फाइनल में पक्का नहीं जीतने वाले। ठीक है, क्लियर है? ये सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? हाँ, तो जितना उस एसेट को रिलेटेड है उतना ही हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस एसेट में डाल सकते हैं। जितना उस एसेट से रिलेटेड नहीं है वो हम उसमें नहीं डाल सकते। बट टू आंसर योर क्वेश्चन मोर प्रॉपर्ली, दे कैनॉट मिक्स AS16 एंड AS11 इन दिस वे, दे विल नॉट डू इट। ठीक है, बिकॉज वो वैरायटी यहाँ पे कवर्ड ही नहीं है। आईसीआई वो लेवल पे नहीं पूछ सकता। मैक्सिमम क्या पूछ सकता है? जो तुमको AS16 मैंने क्वेश्चन कराया ना वो वाला, और जो तो तुमको होमवर्क दिए वो वाला। उसके अलावा इट कैन नॉट बी मर्ज्ड। ठीक है, बट अगर बाय चांस होता है, लॉजिक इज वेरी क्लियर। उस डेप्रिसिएबल एसेट को लेके जितना लोन लिया है उसी को 46A अप्लाई होगा, क्योंकि एसेट को लेके उतना ही लोन है ना, ऑब्वियसली। दूसरा लोन एसेट को लेके नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उसका डाउट कुछ अलग था उससे मत जाओ, सिंपल है। आपको क्वेश्चन में सिंपल रहेगा कि 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख की एसेट ली है, दैट इज इट। ठीक है, जितने लाख का लोन, जितने लाख की एसेट है, आपको जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है वो पीएनएल में डालने के एक ही डिफरेंस है, उसे पीएनएल अकाउंट डेबिट नहीं करेगी तू एसेट अकाउंट डेबिट कर देगी, बात खत्म। और कोई डिफरेंस ही नहीं है। तू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट नहीं करेगी, एसेट अकाउंट क्रेडिट कर देगी, बात खत्म। सिंपल है। और कोई डाउट? लॉजिक क्लियर है कि हमको इंपैक्ट पूरे उस साल में नहीं डालना है। हम एसेट की कॉस्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो डेप्रिसिएशन के तरीके से
सालों साल धीरे धीरे अपने आप चल जाएगा। ठीक है, अगले साल जो प्लस माइनस होगा वो अगले साल देखेंगे, फिर उसके अगले साल का अगले साल देखेंगे। क्लियर है? यस, एग्जैक्टली, सिंपल। एसेट की मैं क्या बोल रहा हूं, एसेट अकाउंट डेबिट होगा मतलब कैपिटलाइज हो रहा है ना। एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा मतलब क्या हो रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है। एसेट, कोई भी चीज को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। क्या बोलते हैं? कोई डाउट? क्लियर है? प्रेम क्लियर है? पहले अपन पीएनएल में डालते थे खर्चा, एक्सचेंज डिफरेंस का कल लेक्चर देखा आपने, पक्का ना? अब हम लोग जो डेप्रिशिएबल एसेट को नीचे कर रहे हैं और क्वेश्चन में लिखा है कि सामने वाले ने ऑप्शन ऑप्ट किया है 46A का, तो हम पीएनएल में नहीं डालेंगे, एसेट की कॉस्ट में डालेंगे। और अगर उसने 46A ऑप्ट नहीं किया है तो अपन जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, पीएनएल डालते रहेंगे। मैं आगे बढ़ू अभी, पक्का? मैंने पूरा ट्राई किया सबके डाउट लेने का, नीचे से बताने का, 4 से 5 बार बताने का। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में किसी को भी डाउट है, आने वाले 10 दिन तक कभी भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरा की पूरा कंसेप्ट वापस सिखाने को रेडी हूं। ठीक है, लेकिन कड़क रहना चाहिए। AS 145 कड़क हो गया ना। ठीक है, मैंने कल 2 क्वेश्चन डाले थे परसों, जंबो क्वेश्चन, आपने दिखे होंगे, तो उनके आंसर मैंने पब्लिश करना कल मेरे से रह गया, मैं आज कर दूंगा। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए अगर आपने वो जंबो क्वेश्चन पढ़ लिया, आपकी मेजोरिटी चीज उसमें कवर हो जाती है। ठीक है, तो वो स्टार मार्क क्वेश्चन है, वो कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आखिरी मेन पॉइंट समझो इसका। रेडी हो? सब लोग रेडी हो क्या? पक्का? परीक्षित रेडी तो बोलना, फिर चालू करता। ओके, ठीक है। हेलो 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 हेलो, यस। बस 2 मिनट में साथ बने रहो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, और एक रिजर्व होता है FCMTDA, क्या बोलता है? FCMITDA करके है, मतलब नाम उसका, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, उसका नाम FCMITDA बोलते हैं वो लोग, वो रिजर्व अकाउंट है। सिंपल समझो आप, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम अकाउंट, ऐसा पकड़ चलो, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम अकाउंट। अब लॉजिक समझो, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, लॉजिक सेम है। हम डेप्रिशिएबल एसेट की कॉस्ट में क्यों ऐड कर रहे थे कि सर ये लॉन्ग टर्म आइटम है, इसका एक बारी में पीएनएल में इंपैक्ट मत दो सर, इसको सालों साल पीएनएल में आने दो। अग्रीड है? ठीक है, मैं आपको दूसरा देता हूं। अब मान लिया अनुश्री, मैंने क्या बोला कि ये लॉन्ग टर्म है, यहां पे दिख रहा है ना आपको, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म 2 तरीके हो सकते हैं, एक कि वो लॉन्ग टर्म लोन से तुम डेप्रिशिएबल एसेट खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म लोन से क्या ले रहे हो, डेप्रिशिएबल एसेट ले रहे हो। दूसरा कि वही लॉन्ग टर्म लोन से आप कोई और चीज कर रहे हो, मतलब डेप्रिशिएबल एसेट लेने के अलावा कुछ और कर रहे हो। ठीक है, मतलब मैंने 10 लाख का लोन लिया, मैं डेप्रिशिएबल एसेट नहीं खरीद रहा हूं, मैंने कोई दूसरे पर्पस के लिए लिया, मेरे वर्किंग कैपिटल के लिए लिया, मैंने कोई भी चीज के लिए, तुमको कोई मतलब नहीं उससे, मेरी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, क्लियर है? पर मैंने डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया क्या? अब लॉजिक बीच में खड़ा हो गया। लॉजिक क्या बोलता है, रुक जा यहीं पे, तूने डेप्रिशिएबल एसेट में क्यों डाला? बोले यार एक बार में पूरा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, तो समझना बात, डाला ना। अब यही लॉन्ग टर्म लोन तो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए नहीं ले रहा है, और तो पूरा की पूरा एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में डाल रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? ये भी तो लॉन्ग टर्म लोन है ना। बोले यार बात तो बराबर है, फिर इसके लिए भी तो कुछ करना, इसके लिए भी तो हमें कुछ ऑप्शन दे। 5 साल का लोन है भाई, अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन होता है वो जनरली ह्यूज अमाउंट होता है, समझो बात को। 5-6 महीने के लिए लिया हुआ लोन कितना होगा, लाख 1.5 लाख। वही 5 साल के लिए लिया हुआ लोन कितना होगा, 10-20 लाख होगा। उसका एक्सचेंज डिफरेंस का क्वांटम समझो कितना है, समझा बात को? तो वो बोलता है यार लॉन्ग टर्म लोन के लिए तो कुछ कर, जो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए नहीं लिया उसका क्या? सरकार ने बोला बिल्कुल सही बात है, हम यहां पे भी आपको एक ऑप्शन देंगे, एक रिजर्व क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? उसका नाम रहेगा FCMITDA। क्या बोला? आप कुछ भी मत करना, आप जो एंट्री पास करते हो ना बेटा, उसमें आप पीएनएल अकाउंट डेबिट करते हो, वो पीएनएल अकाउंट को रबर से रब कर दो और उसमें लिख दो FCMITDA अकाउंट, ऑल एंट्रीज रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब क्या होगा, वो पीएनएल में नहीं जा रहा है, वो एक रिजर्व में जा रहा है ना, और वो आपकी लाइबिलिटी में आपके रिजर्व सरप्लस में दिखेगा। ठीक है सर, यार एक बात आपने यहां पे गलत बोल दी। क्या
सर ध्यान से, सर मान लो एक्सचेंज लॉस है तो सर वो रिजर्व तो डेबिट बन जाएगा। सर नॉर्मली हमको फॉर्मेशन में सिखाया है कि रिजर्व होता है क्रेडिट। तो बेटा आपकी जो रिजर्व रहेगी ना, मान लो क्या था, रेवेन्यू रिजर्व आपके, सॉरी रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस रहता है ना बेटा, वो मान लो है 1 लाख, करेक्ट है, ये तो पॉजिटिव होगा। अब यहां पे एक और नया जानवर आ रहा है FCMITDA, है ना, ये आपका यहाँ पे रहेगा नेगेटिव 50,000 फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव, समझा, मतलब वो लाइबिलिटी में ही शो होगा, वो रिजर्व के कॉलम में ही शो होगा, बस वो नेगेटिव में शो होगा वो। और इसकी हैबिट डाल दो इंटर में, फाइनल में, स्पेसिफिकली फाइनल में ऐसी बहुत सारे आइटम है जो रिजर्व में नेगेटिव में शो होते हैं, है ना। फाउंडेशन में आप उसको अटपटा मान सकते हो, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, मैं आपको इसमें अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, क्योंकि फाउंडेशन में हमने ये चीज नहीं देखी थी। लेकिन इंटर और फाइनल में इसकी हैबिट डाल लो कि एज पर न्यू शेड्यूल्स ऑफ AS, एज पर न्यू शेड्यूल्स ऑफ Ind AS, देयर कैन बी आइटम्स विच आर नेगेटिव इन रिजर्व्स। ठीक है, पहले क्या होता था, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं लेकिन आपका हक है जानने का, पहले क्या होता था, ये ट्रीटमेंट अलाउड था कि आप इसको, ये नेगेटिव आइटम को आप एसेट साइड में दिखा दो नीचे, क्योंकि वहां पे होते हैं सारे खर्चे। लेकिन सरकार ने बोला नहीं, ये रिजर्व सरप्लस है ना, तो रिजर्व सरप्लस से नेट होके दिखेगा बेटा। क्लियर है, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट ओपन करना, आपको रिजर्व सरप्लस में कोई ना कोई चीज नेगेटिव में दिखेगी। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में। एम आई क्लियर, ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। अब पता है ये रिजर्व का क्या होता है, ये रिजर्व का क्या होगा वो इंटर में नहीं है। बेस्ट पार्ट, ये रिजर्व का क्या होगा उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक गाइडलाइन है आपके AS के बेयर एक्ट में। मैं पूरी बेयर एक्ट पढ़ के आता हूं, ठीक है, नोट्स तो पहले ही बन जाते हैं, लेकिन मैं बेयर एक्ट अभी तक एक भी एज की मैंने छोड़ा नहीं जितना आपको पढ़ाया है, क्योंकि कोई भी चीज मिस हुई तो मैं कवर करता हूं। उसमें एक गाइडलाइन लिखी है, ठीक है, जो फाइनल में मेरे को पता है कि मैं फाइनल की मेंटरशिप करता हूं, तो फाइनल में वो कैसे अमोटाइज होता है, सेम गाइडलाइन इंटर में एप्लीकेबल है कि ओवर द पीरियड ऑफ लोन, बोलो, हम उसको P&L में अमोटाइज करते हैं, हम उसको P&L में अमोटाइज करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सर, एक सेकेंड ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक लोन है, 10 लाख रुपए का लोन है, करेक्ट है, करस्पॉन्डिंग 1 लाख का क्या है, इनिशियल बन गया आपका FCMTDA, ठीक है। अब ये 5 साल का लोन है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हर साल 20-20 हजार जो है वो लोन में ऐड होता जाएगा आपके रियल लोन में, समझा, और यहां से कम होता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका लोन अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000, ठीक है, आपका FCMITDA जो है वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन आप इस एंट्री को भूल जाओ, ये चक्कर पूरा भूल जाओ, ठीक है, नहीं तो आपका जो मेन इजी वाला पार्ट है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि सर इसको मैं कैसे P&L में, कैसे हम इसको P&L में लाएंगे, वो भूल जाओ, ठीक है। इसकी एंट्री है ना एक और होती है लोन अकाउंट के अलावा, P&L अकाउंट डेबिट, ये एंट्री फाइनल में होती है, और मेरे को लगता है ये एंट्री इंटरनल में होनी चाहिए। P&L अकाउंट डेबिट होगा 20,000 और 2 हो जाएगा FCMTDA अकाउंट 20,000। जब हमारा इनिशियली बना था और लॉस था तो वो डेबिट था पूरा 1 लाख का, है ना, अब वो 80,000 बना, अगले साल 60 बचेगा, अगले साल 40 बचेगा, अगले साल 20 बचेगा, और 5वें साल पे पूरा रिजर्व शून्य हो जाएगा, और आपने 5 साल तक P&L को 20-20-20 डाल के इंपैक्ट दे दिया। क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब ये पूरी क्लैरिटी कॉन्क्रीट होगी क्वेश्चन बैंक में। आर वी रेडी टू जंप, ओके, ठीक है। बट एक बात लाइफ में क्या ध्यान रखेंगे कि इट इज एन ऑप्शन, बोलो, इट्स एन ऑप्शन, ओके। चलो आ जाओ, अब इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें वो लोग है ना वो ऑप्शन भूल ही गए, ठीक है, लेकिन वैसा खूब सेम क्वेश्चन है डिसीडेशन आरटीपी का जिसमें उन्होंने वो ऑप्शन लिया है, बस वो एक ही अटपटी चीज है, कोई बात नहीं, उनकी हैबिट है वो। ये देखो अभी ये जो ये वाला पार्ट, ये जो है ना मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, फॉरवर्ड और स्पॉट वाला, ये इजीएस्ट है पूरे चैप्टर का, ठीक है, इसको बाद में देंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी आप आ जाओ 6-7 छोड़ दो, ठीक है, हाँ,
हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें वो लोग ऑप्शन भूल गए, तो इसको अपन बाद में करेंगे। ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 किया था क्या अपन ने? अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, ओके, समझ गया। अरे ये बेस्ट क्वेश्चन है यार, इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, आपका पूरी दुनिया सॉल्व हो जाएगी। चालू करें, है ना? अभी तुम क्या करो, अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 9 लिख दो। कंसेप्ट सब ऑलमोस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, पेज नंबर 140। ठीक है, चालू करें। हाँ देखो, ए लिमिटेड, सब लोग ध्यान देना बेटा, और प्लीज हैबिट डालो अपनी क्वेश्चन लाइन में हाईलाइट करने की या अंडरलाइन करने की। ठीक है, राइट फ्रॉम क्वेश्चंस। ए लिमिटेड हैज बोरोड यूएसडी 10,000। लिख दो डेटा, फटाफट डेटा लिखो, 10,000। और मेरा अनुरोध है, डेटा लिखते वक्त प्लीज यूज शॉर्ट फॉर्म्स, इट्स रफ डेटा, डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, कब लिया भैया? 1 अप्रैल 2021 लिख दो, डेट लिख दो 1 अप्रैल 2021, है ना? फिर लिखो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 5%। इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 5%। अभी तक का डेटा क्लियर है? सर लोन लिया, किसी दिन पे तो लोन लिया होगा, वो दिन दिया है। सर लोन फ्री में मिलता है क्या? कोई ब्याज लगेगा उसका? वो ब्याज का रेट दिया। ठीक है सर। उसके बाद में एंड एक्वायर्ड और डेप्रिशिएबल एसेट, क्या किया? डेप्रिशिएबल एसेट एक्वायर किया। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों को पता है डेप्रिशिएबल एसेट एक्वायर। ठीक, एक्सचेंज रेट दिए, लिखो एक्सचेंज रेट लिखो। आपको क्या लिखना है बच्चों? आप लिखो ट्रांजैक्शन डेट ईआर। ईआर मतलब, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख देना टीडीईआर। टीडीईआर इज इक्वल टू ₹48, है ना? अब देखो उसके बाद में 31 मार्च 2022 लिखा है, मतलब बैलेंस शीट डेट आप लिख दो बीटीईआर, बीडीईआर, बैलेंस शीट डेट एक्सचेंज रेट। ठीक है, परफेक्ट एकदम, है ना? ओके, अब सुनो मेरी बात। अभी देखो पहला क्या पूछा है आपको, वो बोलता है आप जर्नल एंट्री पास करो। क्या पास करना है? पहला क्या बोला है? पैरा 46A नॉट अवेल्ड। पैरा 46A नॉट अवेल्ड का मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब क्या हुआ? यूज नहीं करेंगे, मतलब क्या हुआ? पीएनएल में डालेंगे, है ना? उसने आंसर दिया पीएनएल में डालेंगे, ये आंसर बोला। पैरा 46 नहीं है, मतलब खत्म, सब कुछ पीएनएल में। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन डेट की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, टू फॉरेन लोन अकाउंट, टू फॉरेन लोन अकाउंट। देखो ऐसा फॉर्मेट बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ऐसा फॉर्मेट बनाओ बेटर तरीके से जरा, है ना? और कभी भी जब अपन टू लिखते ना, तो थोड़ा सा बाजू में लिखते हैं ना, पता है ना आपको? उसकी नीचे मत लिख देना एकदम, राइट? लिख लो, वहां पे डालो कैलकुलेशन, 1,00,000 सॉरी 10,000 इंटू 48 डाल दो, कैलकुलेटर का नीड नहीं है। 48 4,80,000 का 4,80,000, पहली एंट्री पूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ 31 मार्च, मार्च 31। ठीक है, अब सबसे पहले सुनो, मार्च 31 को हमको दो काम करने हैं। एक हम लोग को इंटरेस्ट पे करेंगे, करेक्ट है, और एक हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस का इंपैक्ट देंगे, है ना? अभी एक 10,000 का लोन था, करेक्ट है? 10,000 के लोन पे 5% पर एनम का इंटरेस्ट लगा, सीए फाउंडेशन मैथ्स एन्युटी, करेक्ट है? तो ये ध्यान रखना, है ना? एक मेरे पास का यार, ठीक है, ये ध्यान रखना, एनुअल इंटरेस्ट है ना? कभी क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन ये चीज पे ट्रिक कर दे। ठीक है, एक आपको लॉजिक फाउंडेशन ने बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बताता हूं। अगर पर एनम नहीं लिखा है, अगर पर एनम नहीं लिखा है और क्वेश्चन के अंदर समझो 6 महीने का ड्यूरेशन दिया, कितना? मतलब वो 5% 6 महीने के लिए,
ठीक है, क्लियर है ना। उसको पर एनम अज्यूम मत करना, सर मैंने तो लिखा था assumption, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर उनको बोलना रहता तो वो खुद से पर एनम बोलते। ठीक है, चलो वो जाने दो। पर एनम तो यहाँ बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, हर क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो वो ठीक याद नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम रेडी कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके। 5% है, कितना है? 10,000 का 5%, 500। अब ये 500 पे करेंगे, तो ये पे करने के लिए जो मुझे एक्सचेंज रेट लगेगा वो 31 मार्च का लगेगा ना, बैलेंस शीट का। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आप साल खत्म होने के बाद पे करते हो। इंटरेस्ट आप साल, तूने अनुशील लोन लिया $10,000 का, 1 अप्रैल को लिया, बराबर है क्या? तो अभी इंटरेस्ट पे कर दी क्या? तूने पैसा यूटिलाइज किया ही नहीं है, तो क्या बोलोगी भाई साल खत्म होने दे, मैं रेट तेको दूंगी, बराबर है। तो ये 31 मार्च 2022 साल खत्म हुआ, ये टाइम पे जो एक्सचेंज रेट था वो रेट के हिसाब से आपको पैसा लगेगा, है ना, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो 500 इंटू 51, ठीक है, इसकी एंट्री पास कर दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वो लोग फाइनेंस कॉस्ट लिखते हैं इसको। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अभी सुनो, लिख दो पहले अच्छे से, आराम से लिख दो, कैलकुलेशन बता दो उसमें। अब सुनो, क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ो अपने अपने क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन की आखिरी लाइन सॉल्यूशन के ऊपर क्या लिखी हुई है? पेड ऑन सेम डेट, बराबर है, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। और ये नहीं भी लिखता तो हम यही अज्यूम करते कि 31 मार्च क्यों होना, और क्या। ठीक है बात, ओके। आपने इंटरेस्ट पे, अब बात आती है एक्सचेंज डिफरेंस की, आती है एक्सचेंज डिफरेंस की। अब एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करो, मतलब 51 माइनस 48 कितना आया? 3 रुपए इंटू 10,000 कितना आया? ये एक्सचेंज डिफरेंस लॉस है या गेन है? लॉस है। क्यों? क्योंकि सर लोन लिया है, मेरी लाइबिलिटी है, डिफरेंस एक्सचेंज रेट बढ़ेंगे तो मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी सर, लॉस। ठीक है, अब नॉर्मली ये लॉस पीएनएम जाता था और अभी भी पीएनएम जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है उसने और नहीं किया, राइट। लिखो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट और ब्रैकेट में दो पीएनएल। टू फॉरेन लोन अकाउंट, टू फॉरेन लोन अकाउंट 30,000 30,000 लिख दिया, कैलकुलेशन शो कर दिया। 51 माइनस 48 सबका हो गया, पक्का है ना। अब देखो आपका फॉरेन लोन अकाउंट पहले 4,80,000 था, टीडी पे, टीडी मतलब ट्रांजैक्शन रेट पे, और 30,000 उसमें ऐड हो गया, मतलब ये कितना हो गया? 5 लाख। तो क्या मैं कहूं कि ये बैलेंस शीट पे बैलेंस शीट रेट के हिसाब से आ चुका है? मैजिक देगा जनरल एंट्री का। एवरीबडी क्लियर, पक्का। अब इसमें एक और एंट्री उन्होंने पास करनी चाहिए थी कि वो डेप्रिसिएबल एसेट उन्होंने ली थी, करेक्ट है, तो वो एसेट को भी बुक्स में कैपिटलाइज करना चाहिए था, है ना, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, तो अपन भी नहीं करेंगे, जाने दो। ठीक है, लेकिन करना चाहिए था, कर सकते थे उसको। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ू। ठीक है सर, उसकी एंट्री क्या होती? कुछ एंट्री नहीं होती, एसेट अकाउंट डेबिट होता और बैंक अकाउंट क्रेडिट होता। 4,80,000 4,80,000। आज क्या ये एंट्री इन्होंने इतनी पास करी ना, ठीक है। आज क्या है तुम्हारे, ये एंट्री हाफ क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे पास बैंक दिख रहा है 4,80,000 का, लेकिन क्या बैंक 4,80,000 का है क्या? नहीं, इसको यूज करके तो एसेट ले लिया ना, तो एसेट अकाउंट डेबिट 4,80,000, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,80,000। पास करी दो एंट्री, चलो पास करी दो, हाथ हाथ पास कर दो। लिख दो एसेट कैपिटलाइजेशन एंट्री, एसेट कैपिटलाइजेशन एंट्री। प्लीज डेट डालना मत भूलना, 1 अप्रैल 2021 ट्रांजैक्शन डेट पे होगा ये। ये एक्चुअली अपनी एंट्री नंबर 2 है, मैंने बाद में कराई क्योंकि उन्होंने नहीं कर ली, लेकिन एंट्री नंबर 2 है अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो। लिख दिया बेटा, है ना। अब एक आखिरी बात बता रहा हूं, सिर्फ क्रोनोलॉजी समझना। पहला पैसा आया, फिर वो पैसा गया, उससे एसेट आई, फिर हमने लोन का ब्याज दिया, फिर हमने लोन का एक्सचेंज डिफरेंस पार किया, बात खत्म।
ठीक है, आगे। अच्छा, इसके डब्बे के नीचे का नोट पढ़ लो फटाफट। ये डब्बे के नीचे का नोट पढ़ लो। आज के लेक्चर में कंसंट्रेशन मिस मत करना कोई भी व्यक्ति। डब्बे के नीचे के नोट पढ़ लो। पढ़ लिया? अब मेरी बात सुनो। दूसरा ऑप्शन क्या है? 46A अवेल्ड, बराबर है। मैंने क्या बोला था, जो चीज पीएनएल में जा रही है वो एसेट में जाएंगी। अभी सिर्फ तुम मैजिक देखना। सब लोगों का ध्यान है कि बोर्ड की तरफ, ठीक है। ये एंट्री अपन ने पास करी, आप लोगों ने जो बुक्स में खुद से पास करी। यस, पीएनएल में क्या गया इसमें से? ये वाली चीज गई ऑब्वियसली एक्सचेंज डिफरेंस को लेके यार। इंटरेस्ट की मत डाल देना, ठीक है। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है, वो तो पीएनएल में जाएगा ही, ठीक है। हम बात कर रहे हैं AS11 में एक्सचेंज डिफरेंस लॉस की। ये गया पीएनएल में, बस इसको यहां से काटो और यहां लिखो एसेट अकाउंट डेबिट, ऑल एंट्रीज रिमेन्स द सेम। परीक्षित क्लियर है? सबको क्लियर है? अभी मैं आपको एंट्री दिखा दो। पहले सिर्फ अपने आंसर में एंट्री मैच करो, ऊपर से नीचे। फर्स्ट टेबल की एंट्री नीचे के टेबल से मैच करो। मैच तो करूंगी क्या? कर लिया? होगी मैच, है ना निहाल? सिर्फ एक ही डिफरेंस था, जो एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जा रहा था उसको काट के पीपी अकाउंट डेबिट लिख दिया, बात खत्म। बस यही है जिंदगी का पूरा अर्थ ही है। समझ में आया? है ना? बस ये क्वेश्चन में इतना ही है। अब एक और आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें वो आपको डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन देगा और वो इसके बाद में और क्या बोलेगा आपको कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बता दे। वो तो अपन फाउंडेशन में सीख चुके हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके आ गया। यस, वो भी कर लेंगे। ये समझ में आया क्या मैडम? द डिफरेंस बिटवीन 46A एंड नॉट 46A। डन? आगे बढ़ू, ठीक है। तो आप है ना क्या करो, जो ये तीसरी एंट्री पास करिए ना, ठीक है, सिर्फ ये वाली एंट्री पास करो, नंबर 2 लिख के, और लिखो ऑप्शन अंडर पैरा 46A इज अवेल्ड, ठीक है। और फिर ना सुनो, ये लिखने के बाद में ना एक ब्रैकेट बनाओ नीचे और अपनी हिंदी वाली इंग्लिश में लिखो। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जो एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जाएगा वो काट के पीपी में डालना है। ऐसा हिंदी में इंग्लिश में लिख दो, व्हाट्सएप वाली इंग्लिश में। तुमको किसको दिखानी है बुक? तुम जब पढ़ोगे तो तुमको याद आ जाएगा अच्छे से। और फिर वो एंट्री पास कर लो एक्सचेंज डिफरेंस। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जो एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जा रहा है उसको हटा के पीपी में जाएगा। एंट्री पास कर दी, सबका हो गया ना? चलो ठीक है। फास्ट नहीं हो रहा ना आज, तो जितना मैं सोच के आया था उससे 10% भी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, कंफर्ट इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीबॉडी, ठीक है। समर्थ लिख रहा है, समझ में आया? अब उसके नीचे का नोट पढ़ लो, टेबल के नीचे का नोट पढ़ लो। एकदम क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है ना? ओके। अब वो बोलता है तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड पढ़ो। ये 1 2 3 है क्या? वो बोल रहा है कि मान लो, ऐसा अज्यूम करो कि हमने डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए नहीं किया था याश्वी, नॉट को पढ़ना, एंड नॉट नहीं किया था, मतलब अपन ने कोई भी चीज के लिए, मैंने बोला ना अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट। अब वो हमारा लुकआउट छोड़ी किसी भी नहीं। अब क्या होगा डिफरेंस कि जो अपन पीपीए अकाउंट में डाल रहे थे उसको काट के FCMITDA अकाउंट लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। तीसरे में आ जाओ, थर्ड टेबल में आओ और अपनी एंट्रीज पहले कंपेयर करो।
लास्ट वाली एंट्री चेंज है, बस, है ना। तो आप लिखो थर्ड ऑप्शन, थर्ड लिखो और लिखो हेडिंग डालो, लोन इज नॉट फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, है ना। और फिर इंग्लिश वाली हिंदी में लिखो, इसमें जो एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जा रहा था वो FCNITDA अकाउंट में जाएगा। हो गया सब लोग क्लियर है एकदम, सुपर कंफर्टेबल नाउ, ठीक है। स्टार मार्क कर दो इस क्वेश्चन को, तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको कभी पढ़ना ना, आप तीनों चीज एक साथ में पैरेलली इस क्वेश्चन के जरिए पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, पढ़ो इसी का। ट्रेड रिसीवेबल लिया है, ट्रेड रिसीवेबल है, करेक्ट है ना। हमको मिलने वाला है, ठीक है। कितना अमाउंट है, 5 लाख है, और ट्रांजेक्शन रेट पे कितने पे रिकवर होगा, 58.5 के अमाउंट पे, मतलब डॉलर का रेट, करेक्ट है। तो अभी क्या करेंगे अपन, 5 लाख को डिवाइड करके पहले डॉलर निकालना पड़ेगा ना, कि कितना डॉलर रिसीवेबल था। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 58.5 कितना है, करेक्ट है। इतना डॉलर हमको रिसीवेबल था, फिर हमने ट्रांजेक्शन रेट पे उसको 58.5 से मल्टीप्लाई किया होगा और फिर 5 लाख आया होगा, क्लियर एकदम, ठीक है ना। अभी एक्सचेंज रेट 31 मार्च का क्या दिया है, उसके आगे का पढ़ो एक बार। अभी देखो अपना एक तो अपना 2 आइटम है इसमें, एक तो अपना टीआर है और एक लॉन्ग टर्म लोन भी है। वो कितना है लॉन्ग टर्म लोन, 60 लाख रुपए का है ना, और 55.60 पे लिया था वो। तो इसको भी डिवाइड करके अपना आ जाएगा कि डॉलर अमाउंट में कितना लोन लिया था आगे। अब देखो उसने क्या दिया है, 61.20 दिया है 31 मार्च का रेट, ठीक है ना। डेटा में अपन क्या लिखेंगे, पहले अपन डेटा कैसे बनाएंगे, सुनो इमेजिन करो मेरे साथ में, डेटा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले टीडीईआर, टीडीईआर लिख देंगे अपन, पहले देखो ट्रेड रिसीवेबल का सॉल्व करना, ठीक है। टीडीईआर लिखेंगे, 58.5 था, करेक्ट है, 61.20 था, 61.20 माइनस 58.50 कितना है, हाँ 2.7 का आपको एक्सचेंज गेन होगा। क्यों, क्योंकि आपका ट्रेड रिसीवेबल है, ज्यादा ज्यादा मिलेगा, है ना। समझ में आया ना, ये क्यों गेन है, ट्रेड रिसीवेबल है, मिलने वाला तो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इंटू 85 कितना है वो, जो भी है 85 ये आगे आपका एक्सचेंज डिफरेंस गेन जो पीएनएल में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल है। कोई ऑप्शन पैरा 46 का अवेलेबल नहीं है, इतना पार्ट आंसर में पढ़ो, एक बार थ्योरी को रहने देना। ये देखो डब्बा, अच्छा मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए आता है, ठीक है, तो 2 मार्क या 2.5 मार्क जीत, मतलब 50% मार्क्स रहेंगे टेबल पे और 50% मार्क्स रहेंगे थ्योरी पे, ठीक है। तो बाई चांस अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि आपने जल्दी में सिर्फ टेबल लिख दिया, आंसर पूरा राइट है, चलेगा, लेकिन फिर 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है। ये मैं क्लास में पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूं, हम थ्योरी स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक बार लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। चलो ये देखो, ये बराबर आया आंसर, टीआर वाला पार्ट देखा क्या आप लोगों ने,
सबने यहां तक का प्रेम देखा कि भाई आया क्या तेरा, पक्का आया, ठीक है। टीआर वाले पार्ट में किसी को कंफ्यूजन है क्या? सिंपल, ठीक है। अब देखो उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन है। अब यहाँ पे पैरा 46A उसके पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे लिखा है कि उसने ऑप्ट किया है नहीं किया, ठीक है। तो अपने को दोनों तरीके से आंसर करना पड़ता है। जब जब एग्जाम में नहीं लिखा है ना, हम दोनों तरीके से बताएंगे उसको, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्सचेंज डिफरेंस लॉस कितना है। सर लॉस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन देना है, ठीक है, और रेट बढ़ चुका है तो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कितना है अपना 61.2 माइनस 55. और मैं फिर से बोल रहा हूं, हम आईसीआई के एग्जाम में भी क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले डेटा लिखेंगे और वो डेटा से सॉल्व करेंगे, नहीं तो तुम पक्का सीधी मिस्टेक कर दोगे आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे। तो पहले डेटा लिखने का टीडीआर क्या है। अब इसमें डेटा कैसे लिखेंगे, एक बार देखो बोर्ड की तरफ। हम क्या डेटा लिखते वक्त हम है ना लेफ्ट में लिख देंगे टीआर और यहाँ पे लिख देंगे लोड, करेक्ट है। यहाँ पे लिखेंगे टीडीआर, यहाँ पे लिखेंगे टीडीआर, यहाँ पे लिखेंगे डीडीईआर, यहाँ पे लिखेंगे बीडीईआर। इसका अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया, गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। चल तो कितना आया वो, है ना। अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डॉलर से, देखो 1,07,913 एक्सचेंज डिफरेंस आया। अब इसके दो तरीके हैं, कोई एसेट लिखा है यहाँ पे नहीं ना, इसके दो तरीके, या तो ये पीएनएल में जाएगा। अब तुम आंसर कंप्यूट कैसे करोगे, दिस इज द एक्सचेंज डिफरेंस लॉस, या तो वो पीएनएल में जाएगा या फिर एफसीएमआई टीडीए का रिजर्व क्रेडिट होगा। देखो ये 60 लाख था, ये आपका लोन अमाउंट आया, ठीक है। बैलेंस शीट पे ये रेट है 61.20 माइनस 55.60 इंटू द डॉलर लोन अमाउंट, ये आया आपका 604317। अब देखो ट्रीटमेंट देखो, क्रेडिट लोन अकाउंट ऑब्वियसली, ठीक है। लोन अकाउंट तो बढ़ेगा ही ना भाई, बात तो डेबिट की है कि डेबिट पीएनएल में होगा, ये एफसीएम है, एंड डेबिट एफसीएम टीडीए और पीएनएल अकाउंट बाय, समझ में आया आंसर का पैटर्न, डिप्लोमेटिक आंसर, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है, राइट डन। ये आईसीआई का मॉडल आंसर है। एम आई क्लियर टू यू, एवरीबॉडी सुपर कंफर्टेबल नाउ, ठीक है। अब है ना ये इसके नीचे की नोट पढ़ लो, ये भी मेरा हो गया। अच्छा अभी मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी, जहां जहां 46A है वहां वहां कैटेगरी में आप मेरी कैटेगरीज लिख रहे हो ना, कैटेगरीज बनाओ ना कि बना लोगे, बना दो, पर तब जब तुम लिख रहे हो तुम उसको बना दो, ठीक है। इसमें तो इसको आप इसको लिख दो, आप स्टार लिख दो, स्टार। ऊपर का और क्या था इसी का, ये 8वां मैंने छोड़ा है ना, 7वां भी छोड़ा है, 6वां छोड़ा है, 5वां छोड़ा है, ये छोड़ा है। थर्ड को लिख दो, आप क्या लिखोगे कैटेगरी, नॉर्मल लिख दो, चलो नॉर्मल लिख दो। 2 को भी नॉर्मल लिख दो, ठीक है डन। अभी तक जो स्टार मार्क करा है वो तुम्हारे पास में होंगे। अब मैं आ जाता हूं 46A हो गया ये वाला है ना। अब हमने स्टडी मैट हो गई, ठीक है। अब स्टडी मैट में सिर्फ तीसरा वाला जो अपना कैटेगरी है एक वो बचा है, ठीक है, वो कल कर लेंगे आराम से, पहले आज ये खत्म करते हैं, ठीक है। चलो सफान, आपके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, ये पढ़ो 13 वाला क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दो 13 वाले क्वेश्चन में। और सुनो, जब वो पढ़ रहा है तुम भी पढ़ो और साथ में डेटा लिखो अपने इसमें, ठीक है। डेटा देखो आप है ना, इसको है ना इसमें लिखो अपने क्वेश्चन बैंक में, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखने को पड़ा है। आप क्वेश्चन में डेटा लिखो, नीचे यहाँ पे ये मार्जिन है ना, यहाँ लिखो डेटा बनाओ, डेटा लिखो। क्या भाई सपन, Legal Limited is engaged in the manufacturing of rubber. For its plant, it requires machineries of latest technology. It usually resorts to long-term foreign currency borrowings for its funds requirement. एक सेकेंड, अब ये 3 लाइन का कोई मतलब है क्या? हाँ ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए, आपको डराने के लिए ये बात। आगे On 1st April 2023, it borrowed $1 billion from International Funding Agency, United States of America, when exchange rate was $1 is equal to 363. ठीक है, पहला डेटा आ गया है ना, TDER 63, ठीक है। लोन अमाउंट आ गया 8 मिलियन, मिलियन का मतलब है 10 लाख,
ठीक है, तो लिख दो, है ना, और डेट भी लिख दो आगे, आगे सफा, The funds were used for acquiring machineries. मतलब डेप्रिशिएबल एसेट आगे, On the same date, produced in 3 different plants. हाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। The useful life of machineries is 10 years and their residual value is 30 lakhs. ठीक है, ये डेटा ना हम पूरा डेटा लिखने के बाद में नीचे लिखेंगे याद से, मशीन लाइफ लिखना 10 साल और आरवी मतलब रेसिडुअल वैल्यू लिखना कितनी है 30 लाख, ये अपन डेटा लिखने के बाद में लिखेंगे, हाँ? याद रखना आगे। Earlier also the company used to purchase machineries out of foreign borrowings. The exchange differences arising on such borrowings were charged to profit and loss account and were not capitalized even though the company had an option to capitalize it as per specified AS. कितना फालतू पैरा है, ठीक है, वो बोलते हैं पहले भी हम लोग ऐसी मशीन लेते थे लेकिन हम पीएनएल में डालते थे, ठीक है, हम वो 46A वाला ऑप्शन नहीं लेते थे, ठीक है, ये क्यों फालतू, अभी देखना क्या बोलेगा आगे। Now for this new purchase of machinery, Legal Limited is interested to avail the option of capitalizing the same to the cost of asset. है ना, तो यही बोल देना डायरेक्टली, हमको क्यों कहा तू पहले क्या करते, हमको क्या मतलब उससे, आगे। Exchange rate on 31st March 2024 is $1 is equal to 60. डेटा का समय आ गया है ना, लिख दो बीडीईआर इज इक्वल टू $62। Assume that on 31st March 2024, Legal Limited is not having any old long-term foreign currency borrowings except for the amount borrowed for machinery purchase on 1st April 2020. बोलता है अज्यूम करो इसके अलावा कुछ और नहीं है, नहीं भी बोलता तो हमको प्रॉब्लम नहीं थी कुछ, ठीक है। Comment whether Legal Limited can capitalize the exchange difference to the cost of assets on 31st March 2024. पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या वो कैपिटलाइज कर सकता क्या, पहला। दूसरा, If yes, then calculate the depreciation amount on machineries as of 31st March 2020. बस, थैंक यू सो मच। अभी है ना एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगा, आप लोग है ना आप लोगों का लास्ट लाइन पे ध्यान होता नहीं है कि वो क्या पूछ रहा है, आप फट कैलकुलेटर चला चालू कर देते हो, ठीक है। उसने दो चीज पूछा है, एक आपको बोलता है कि क्या मैं ऑप्शन अवेल कर सकता हूँ क्या, तो उसमें आपको थ्योरी लिखेंगे अपन कि हाँ भाई तू कर सकता है, और फिर तेरे को कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, बिना डेप्रिसिएशन निकाले जाना मत, क्योंकि उसकी भी मार्क्स है, लिखा है उसने कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। प्लीज वो लास्ट के 2 लाइन पे हर बार ध्यान देना, हाँ ठीक है। अब तुम पहले रुको ना, पहले तुम वो लिख दो डेटा में लाइफ कितनी है और आरवी कितनी है, हो गया, डेटा पूरा क्लियर है, ठीक है, और आंसर निकालो। हाँ अरे हाँ तो निकाल, लिखना भाई, कहीं लिख रहा नहीं क्या, चल ठीक है जाने दो। थ्योरी देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो इसकी थ्योरी है, मैंने बोला 2 तरह की थ्योरी है, 5 बार लिखनी है अपने को, कितने बार, 5 बार लिखनी है, इसलिए मैं थ्योरी छोड़ रहा हूं अभी, 5 बार लिख के लर्न करेंगे अपन उसको, ठीक है। अब देखो आंसर में आ जाते हैं, सिंपल है, 1 मिलियन था, टीडी 63 था, मतलब 63 मिलियन रुपीज हो गया अभी, है ना, ठीक है। उसके बाद में एक्सचेंज गेन देखो, यहाँ पे 63 का 62 हो गया, मतलब गेन आ गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 मिलियन का गेन आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग ये 62 हमारा हो गया, करेक्ट है, 62 हमारा एसेट का कॉस्ट हो गया, ठीक है, राइट, ये हमारा गेन हमने कॉस्ट में से लेस कर दिया जैसा हमको बताया गया है। अभी 62 में से 3 मिलियन का सही सामा तो आरवी लेस करेगी, क्योंकि फाउंडेशन में सीखा है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो 62 का कॉस्ट, सर कॉस्ट तो 63 है, अरे बेटा पहले तेरे को एक्सचेंज रेट का प्लस माइनस करना पड़ता है, फिर वो फाइनल कॉस्ट आती है, और फिर तू डेप्रिसिएशन की तरफ बढ़ेगा ना, तो 62 में से 3 गए डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5.90। आ गया, सबको समझ में आया। जिस किसी ने भी ये गलती करी होगी पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, कोई बात नहीं, अभी समझ लो, आज हो गई, एग्जाम में मत करना, ठीक है। करी थी, वेरी गुड, किसी ने नहीं करी ना, बहुत बढ़िया बात है। इसको आप मेरे सामने लिख दो, यहां पे लिख दो, शुभम सर लिख दो, शुभम सर टोल्ड दिस विल कम इन एग्जाम, ठीक है,
ओके, इजी क्वेश्चन में आया तो पहले भगवान को हाथ जोड़ना, थैंक यू सो मच, और हम फिर सॉल्व करना। ठीक है, नॉर्मली ये ऐसे मेरे को भी टफ नहीं लगता। अभी कुछ लोग रहते जिनको डॉलर्स देखते से इनको ऐसा लगता है कि हमको नहीं आता, तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एकदम सरल भाषा में इजी एएस है। ठीक है, अभी आ जाओ नीचे, इसके सामने लिख दो कैटेगरी में क्या लिखोगे, 46 ए, आ गया, नीचे आ जाओ, 14 हो गया, हाँ 15 बचा है ना, ठीक है, 15 यह पड़ेगा। डेटा लिख दो, हाथों हाथ, पीबी लिया और फॉरेन करेंसी लोन से फाइनेंस, ठीक है, लिख दो। हाँ भाई, कभी काम आ जाए, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स लिख दो, वैसे काम नहीं आएगा शायद। आगे टीडीआर, टीडीआर 1 अप्रैल 2023 को, अच्छा एक सेकंड निहाल, सॉरी, अभी देखो मेरे ऐसा व्यक्तिगत पेपर सेट कर रहा है, ठीक है, आईसीआई में, तो मैं सिंपल सी चीज करूंगा, मैं क्या करूंगा, 1 अप्रैल की जगह पे इसको कर दूंगा 1 जुलाई, क्या कर दूंगा, 1 जुलाई, ऑल रिमेन्स द सेम। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो लोग भाई नहीं क्या करेंगे, पूरे साल का निकाल देंगे, लेकिन निकालना 9 महीने का है, इसके लिए डेटा काम आएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन बैंक में नहीं, ठीक है, मतलब उन्होंने नहीं पूछा है। आगे समय आ गया है, बीडीआर 62 लिख दो। आगे ये कुछ तो लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ये आता ही नहीं है इसमें। आगे बोले हम एसएलएम फॉलो नहीं करते, हम 20% का डब्ल्यूडीवी फॉलो करते हैं, ठीक है, लिख दो वहां पे, डेप्रिसिएशन 20% डब्ल्यूडीवी, सिंपल। अभी तक का कोई भी डेटा मिस नहीं हुआ। आगे मतलब उन्होंने बोल दिया कि वो लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करने वाले हैं, और कितने बताओ, ये लोग नर्सरी वाले है क्या, ये लोग लिख भी दिए कि आपको कॉस्ट से एडजस्ट करना है। अरे वो क्यों लिख रहा, वो तो बच्चों को दिमाग लगाना था, वो भी क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि कॉस्ट से एडजस्ट करेंगे। किसी को बाई चांस याद नहीं आया तो अब तो उसको याद दिया जाएगा, अगर वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ रहा है तो, ठीक है। अभी सिंपल है, ठीक है, अपन आंसर, आप लोग को आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं। सबसे बताओ मेरे को बीडीआर कितना है, अपना डेटा देखो, अब है ना, टीडीआर कितना है, तो 2 की बढ़ोतरी हो गई है, लोन है मतलब हमारा नुकसान है, तो 2 इंटू करो 50 लाख, कितना हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ का एक्सचेंज डिफरेंस लॉस है, ये एसेट की प्राइस में बढ़ जाएगा, क्योंकि एसेट डेबिट होगा, पेनल डेबिट नहीं होगा। एसेट का कॉस्ट कितना है, 50 लाख इंटू 60 है, 50 लाख इंटू 60 30 करोड़ ना, अब वो हो गया 31 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ का एक्सचेंज डिफरेंस अपन उसमें डाल दिया, प्रेम बराबर है। एक्सचेंज डिफरेंस लॉस कितना आया, 1 करोड़। कैसे आया, डेटा क्या लिखा है, हाँ कैसे आया, सर जो बीडीआर था हाँ 62 था, हाँ तो उसमें से अपने टीडीआर माइनस करे जो 60 था तो हाँ 2 आया, हाँ तो फिर वो 2 को 50 लाख से मल्टीप्लाई बराबर है, करेक्ट है। अब वो 1 करोड़ एसेट की कॉस्ट में आ जाएगा, कॉस्ट कैसे निकलेगी, और सर 50 लाख इंटू 60 जो टीडीआर, वेरी गुड, ठीक है ना, 31 आ गया। अब 31 का 20%, आंसर चेक करो, चेक करो, राइट है क्या, राइट है एकदम, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर मैंने छुपवाया है 8 नंबर का, वो 8 नंबर का क्वेश्चन को क्रॉस कर दो, बराबर है ना, इसी का 8 नंबर है ना, क्रॉस करो उसको।
इसको 46A लिख दो। जो मैंने जहां पे शुभम सर लिखवाया था ना 15 नंबर 13 नंबर, उसको स्टार मार्क डाल दो। ठीक है, 15 नंबर को स्टार मार्क डालो, डाल दिया। 16 नंबर होमवर्क दिया कि मैंने, 16 नंबर क्लास में हो गया था ना, टिक हो गया, ओके। 17 हट गया, 18 नहीं है, 18 को काट दो, 19 हो गया। अब आ जाओ 20 पे नहीं करना है, 21 हो गया क्या, 22 भी हो गया, 23 हो गया, 24 4 बचा है, 5 25 का फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, पढ़ो सब लोग मन में। 25 पार्ट 1, अरे नहीं नहीं रुको रुको रुको, 25 पार्ट 1 बाकी है मेरा सिखाना। 26 पार्ट 1 भी, 26 पार्ट 1 पढ़ो, सॉरी 26 पार्ट 1 पढ़ो। ट्वेंटी सिक्स पार्ट 1 पढ़ो, कैलकुलेटर पे आंसर निकालो फटाफट। सबसे पहले किसका आएगा और बताओ वो कहां जाएगा। सबका आ गया, निकालो, जिसका नहीं आया आराम से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, जिसका आ गया ना वो ये लाइन पढ़ लेना बेटा। अरे यार इसका क्या नाम है, ये वाली लाइन पढ़ो, ये कैश भी नहीं आया, आया ना, पर वो लाइन पढ़ो। कंफर्टेबल, क्योंकि हमको बताया नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, कभी भी नहीं बताया ना बेटा तो ये मत बोलना कि 46 से ऑफ किया। क्या बोलेगी, आइदर वो 46A कर ले तो वो FCMI TDA में चल जाएगा, आइदर वो या वो नहीं करे और तो वो PNL में डेबिट होगा। इन एनी केस लोन क्रेडिट होगा, कॉन्ट्रा तो लोन में जाने वाला है ना उसका। ठीक है, हो गया, आया आपका, वेरी गुड। आया अदिति, आंसर आया, ठीक है, डन। चलो तो ये 26 भी अपना खत्म हो गया है ना। ठीक है, अभी है ना 26 को आप करो स्टार मार्क, 25 को करो स्टार मार्क। अब मेरी वजह से 46A के सारे क्वेश्चंस हो गए जितने आपको थे। ठीक है, अब ना मैं आपको सिखाऊंगा फॉरवर्ड वाला कंसेप्ट। एक बार प्लीज मेरे नोट में आओगे क्या, आ गए क्या आप लोग, प्लीज एक बार देखिए क्या। थोड़ा सा बस आपने इतना सपोर्ट किया, आज की फैंटास्टिक क्लास थी एकदम। सिर्फ मेरे को है ना थोड़ा सपोर्ट और करो कि ये जो नंबर 2 है ना, ट्रांसलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, ये हम लोग पूरा ब्रांच अकाउंट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अपन यहां नहीं करेंगे, है ना, इसको अपन यहां कवर नहीं करेंगे। इसमें वो बोलता है इंटीग्रल क्या होता है, नॉन इंटीग्रल क्या होता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना सिखा दूंगा कि इंटीग्रल होता क्या है और नॉन इंटीग्रल होता क्या है। उसके लिए एक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को यूज करके मैं वो कंसेप्ट सिखा दूंगा। फिर इसका पूरा रिवीजन डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस जो अपन यहाँ पे नहीं करने वाले वो सब ब्रांच अकाउंट में करने वाले हैं। ब्रांच अकाउंट होने के बाद में आप आके वो क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये खत्म होगी बात। अब मैं आता हूं ये आखिरी कंसेप्ट पे, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब है ना, सुनना ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से। ठीक है, जैसा अभी तक आपने किया है। देखो होता क्या है ना कि देखो, अब मान लो बीपीसीएल है ना, ये बीपीसीएल क्या करती है, दिस पीपल टेक क्रूड ऑयल, व्हाट, ठीक है। अभी क्रूड ऑयल की जो पेमेंट्स होते हैं वो होता है डॉलर में। ठीक है, इनको आ क्या रहा, क्रूड ऑयल आ रहा, पेमेंट करना है डॉलर में। अब इनके पास एक प्रॉब्लम क्या है, मान लो
1 अप्रैल 2021, है ना, ये लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? अब इनको ना क्रूड ऑयल इन्होंने यहां पे खरीदा। अभी नॉर्मली क्या होता है, इसके जो इसका जो पैसा है ना, वो कंपनी टाइम 0 पे नहीं देती है, ठीक है, उसको थोड़ा साइड मिलता है, 2 महीना 3 महीना। सर क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो वो शिप को यहां तक पहुंचने को 15 दिन लगता है, फिर वो रिफाइनरी में जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने बीबीसीएल में कर चुका हूं, ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है। 15 दिन उसको आने को लगेगा, फिर वो रिफाइनरी में जाएगा, रिफाइनरी में जाएगा, उसको प्रोसेस देने को 2-3 दिन लगता है, ठीक है। फिर उससे पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, सब निकलेगा, राइट। एक क्रूड ऑयल से 25 चीज निकलती, कितनी? उसमें से सबसे पहले डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, केरोसिन, ठीक है, और बाकी सब चीजें, आपका डांबर, ठीक है, वो सब चीज निकलता है। आपके प्लास्टिक जो बनते हैं, प्लास्टिक बनने के लिए भी जो चीजें वो भी उसमें से निकलती है। समझ में आया? ठीक है। तो कहने का मतलब 1 महीना तो उसको पूरा मार्केटेबिलिटी के लिए लगता है, फिर वो आपके पेट्रोल पंप तक पहुंचेगा, फिर वो आप बढ़ाओगे। समझ रहे हो? तो इसके हर ऑयल कंपनी को एक 45 डेज 50 डेज का साइट मिलता है पेमेंट के लिए, साइकिल के लिए, ठीक है। अब बीपीसीएल को मान लो 2 महीने का साइट मिला, 2 महीने का साइट मिला, इसका मतलब बीपीसीएल को पेमेंट कब करना है? 31 मई 2021, अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना। कम ऑन यार, बराबर है ना? ठीक है। अभी ये टाइम पे पेमेंट करना। अब प्रॉब्लम क्या है? जियो पॉलिटिकल टेंशन चालू है। बीपीसीएल को डर क्या है कि आज डॉलर 90 रुपीज पर डॉलर है। बीपीसीएल को डर क्या है कि 2 महीने में कहीं ये 95 हो गया, कहीं ये 95 हो गया, तो 5 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे ना। अभी सीखा ना अपन ने, अगर लाइबिलिटी है और रेट बढ़ गया तो नुकसान बढ़ गया, ज्यादा देना पड़ेगा। बीपीसीएल बोलता है यार नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये तो यार अपन अपने गले पे तलवार लेके चलते हैं। बोले क्यों? 2 महीने में अभी तूने 5 सोचा, 100 हो गया तो 105 हो गया तो? बोले हाँ यार रिस्क तो है। बोले अपना तो हालत खराब हो जाएगा, ये थोड़ा सा रिस्की काम है, कुछ तो बता, मेरे को चैन की नींद से सोना है। 2 महीने तक मेरे को नींद नहीं आएगी सोच के मैं रोज सवेरे उठूंगा, दूंगा डॉलर का वॉक है। आई डोंट वांट टू लीव दैट लाइफ। सो एक नया कंसेप्ट आया, उसका नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आपको प्रोडक्ट समझ में आया? कहानी समझ में आई सबको? उसकी रातों की नींद बचाने के लिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? टेंशन मत लो, मैं हूं। बोले आज का रेट क्या है? स्पॉट। स्पॉट रेट का मतलब जो आज का लाइव मार्केट रेट है, कितना है? 90। एवरीबडी इन द क्लास एग्रीज 90 है। वो क्या बोलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में? एक मैं तुम्हें एक ट्रिक देता हूं। बोले क्या ट्रिक देता हूं? बोले मैं ना देखो आज एक ऐसा रेट देता हूं जिस रेट पे मैं 2 महीने बाद में तेको डॉलर दे दूंगा, फिर भले डॉलर कितना भी क्यों ना हो जाए, भले ही डॉलर कितना भी क्यों। और यार ये सही है, यही तो मेरे को चाहिए था, यही तो मेरे को चाहिए था। सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? कि एक और डाउट आता है, तुम तो नहीं पूछोगे, मैं बोलता हूं, ठीक है। सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको लग रहा है कि डॉलर 90 का 95 हो जाएगा, आज आप स्पॉट में डॉलर ले लो ना, आज आप 90 में डॉलर खरीद लो, खरीद के बैच में लगा दो, है ना, 2 महीने बाद में पेमेंट कर देना। ये भी डाउट है दिमाग में, डाउट है ना दिमाग में ऐसा ऐसा। लेकिन एक और रिस्क है, डॉलर गिर गया तो फिर भी रातों की नींद खराब है, ठीक है। कंपनी स्पेकुलेशन नहीं करती, कंपनी स्पेकुलेशन नहीं करती। कंपनी बोलती कि मेरे को आज एक रेट फिक्स कर दो, ठीक है ना। कंपनी बोलती मेरे को आज एक, उसका दूसरा भी एक और लॉजिक है। कंपनी आज स्पॉट क्यों नहीं खरीदी? अगर आज पैसा होता तो मैं 2 महीने बाद पे ही नहीं करता, आज दे देता ना फिर जाके पैसा उसको, ठीक है। दोनों लॉजिक है ना। अब मैं बात करता हूं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। रेडी हो? वो बोलता है कि सर मैं आज आपको ऐसा रेट दे दूंगा जो आप मेरे को 2 महीने बाद देना। 2 महीने बाद कोई भी रेट होने दो मार्केट में,
उसका हमको फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को तुम सच्ची बताओ, क्या वो तुमको 90 का रेट देगा क्या? क्योंकि तुम्हारी गले पे लटकी हुई तलवार उसने अपने गले पे ले ली, तो वो कुछ तो प्रीमियम लेगा ना आपसे। वो बोलता है 90 नहीं सर, मैं आपको 92 में दूंगा। और यार ये क्या हो गया, अभी तो 92, आज के आज मेरे को 2 रुपए का चूना। सर चूना नहीं है, आपके गले की तलवार लेने का कॉस्ट है, चूना नहीं है, गलत मत समझना। बड़ा यार बात तो बराबर है। मतलब मैं मेरी रातों की नींद $2 में खरीद रहा हूं, सिंपल है। ये रातों की नींद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो फॉरेक्स का चैप्टर सीए फाइनल में आपके लिए आसान है। समझ में आया? पक्का। प्रीमियम को सरल भाषा में क्या बोलते हैं? रातों की नींद। क्या बोलते हैं? रातों की नींद खरीदने का वो कॉस्ट है। ओके, अब देखो बीपीसीएल को एक चीज फिक्स है कि 92 से ऊपर उसको कभी लग ही नहीं सकता। ठीक है, ये कहानी समझ में आई क्या? मैं यहां पे रुकता हूं, किसी को पूछना तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन है। प्रीमियम ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ इसके अंदर? 5 रुपए हुआ कि 2 रुपए हुआ? बराबर है। प्रीमियम ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आज ही जो आप एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हो गए फॉर द फ्यूचर लाइबिलिटी, जस्ट टू सेफगार्ड योरसेल्फ फॉर एनी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। क्लियर है मैडम? एकदम क्लियर है। चलो अभी क्वेश्चन के रूप में आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है ना, आ जाओ यहां पे। सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ गया 3 ही है ना, वो 4 है, 4 पे आ जाओ। चलो, राउंड लिमिटेड ने क्या किया? परचेज किया प्लांट, कोई बात नहीं। कितने पे किया? $1,00,000 पे किया, 1 फरवरी को किया, ठीक है। 3 महीने बाद पेएबल है, 3 महीने बाद पेएबल है, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। कंपनी ने एंटर किया एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, एक और क्लैरिफिकेशन प्लीज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हर बार शॉर्ट टर्म होते हैं, तो इसमें एफसीएमआई टीडीए पैरा 46 ए वो सब सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है, खत्म। ओके ठीक है, 3 महीने बाद पेएबल है। कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया फॉर 3 मंथ्स एट द रेट $49.15। बराबर है ना? अब यहां पे आप क्वेश्चन के बाजू में लिखो, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट रेट लिखो, कॉन्ट्रैक्ट रेट 49.15। चाल हो गया, खट खट खट। अरे रुको ना, वो दिखाई। आज का स्पॉट रेट क्या है? 48.85। देखो ना अनुश्री, फर्स्ट फैब लिखा है, तो आप देख रहे हो एक ही फैब को 2 रेट है, एक जो स्पॉट रेट मार्केट में लाइव चालू है और एक वो रातों की नींद खरीदने वाला रेट। तो आपको 2 रेट लिखने क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्ट रेट और स्पॉट रेट, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.3 रुपीज। अभी आंसर देखो, देखो प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट लिखा है 0.3 रुपीज, बराबर है। कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना था? $1,00,000। $1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 इज इक्वल टू 30,000 रुपए। सर इंडियन रुपीज में 30,000 रुपीज मैंने प्रीमियम भरा। यस, अब यहां पे मेरी बात सुनो, आखिरी कंसेप्ट, ठीक है। इसका कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। अब वो बोलता है कि अगर मान ले कि जो 3 महीना है, ये 3 महीने के बीच में एक व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति का नाम क्या है? कट ऑफ डेट। हर बार बीच में टांगा रहेगा और एग्जाम में यही होने वाला है, तो क्या होगा? बीच में क्या आ जाएगा? कट ऑफ। अब यहां पे प्रश्न अराइज होता है कि सर ये जो 30,000 है, क्या ये पूरा इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या ये पूरा अगले साल रिकॉर्ड होना चाहिए, या क्या ये प्रोपोर्शनेट बटना चाहिए? आपको क्या लगता है? सबसे लॉजिकल वही, कोई झगड़े नहीं है। तो मैं ये कह दूं कि जितना टेन्योर इधर है उतना इधर है, जितना टेन्योर उधर है उतना उधर है। आंसर देखो, पूरा आंसर पढ़ो नीचे का। पढ़ा? ठीक है, हो गया, आंसर पढ़ लिया ना। अब ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन रिकॉर्डिंग अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट
intended for trading or speculation purpose, the premium or discount on the contract is ignored, and at each balance sheet date, the value of the contract is marked to its current market value, and the gain or loss on the contract is recognized. ये बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन अपने पास में आएगा, ठीक है। ये चीज, ये जो उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या स्पेकुलेशन था कहीं? ये उसने अपने प्लांट खरीदा और अब प्लांट के लिए उसको डॉलर लगा। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता पता है? अगर यार ये नहीं होता, ऐसी उसने डॉलर लिया, स्पेकुलेट कर रहा, क्या कर रहा है? उसने आज डॉलर ले लिया और उसको लग रहा है कि डॉलर के भाव बढ़ने वाले हैं, समझा? इसको बोलते स्पेकुलेट, सट्टा, ठीक है। इसमें ये प्रीमियम अकाउंटिंग नहीं होती है, अपन उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये स्पेकुलेशन है क्या? नहीं। वो आपको कैसे समझ में आएगा कि उसने किस पर्पस के लिए वो डॉलर लिया? वो पर्पस क्या था? प्लांट खरीदने के लिए। मतलब उसको स्पेकुलेट, सट्टा करना है क्या? नहीं, उसको प्लांट खरीदना है। क्या खरीदना है? समझ में आई बात, ठीक है। ये समझ में आया प्रीमियम कैसे निकाला, ये समझ में आया कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, बराबर है। दैट्स इट, इतना इसमें करना होता है। इसमें कोई बैलेंस शीट डेट पे रीमेजरमेंट वगैरह कुछ भी करना नहीं, सिंपल। आपको प्रीमियम जो है उसका अकाउंटिंग करना है कि आपका प्रीमियम कितना इस साल में जाएगा और कितना अगले साल में जाएगा, और डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा। कहा जाएगा? लॉन्ग टर्म थोड़ी है ये, कोई शॉर्ट टर्म किंग मैंने किया है, ये गुड्डा गुड्डी वाले खेल, ठीक है। तो और लिखा भी है देखो सामने, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज पीएनएल ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, साफ साफ कि कहा जाएगा ये पीएनएल स्टेटमेंट, कहा जाएगा। कोई कॉस्ट वॉस्ट में ऐड मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह के क्वेश्चन है, एक स्पेकुलेशन, एक नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन में आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हो और बंटवारा कर देते हो, सिंपल। स्पेकुलेशन तो इससे भी ज्यादा सिंपल है, उस पे आते हैं। यहां पे लिख दो, आप कैटेगरी लिखो उसकी, स्टार वन भी करना, कैटेगरी लिखो नॉन स्पेकुलेशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। एक दिसंबर को किया, प्लीज डेटा लिखो ना, एक बार लिखो, डेटा में बोलता है सर, आप डेटा में लिखो 1/12/2000 एंड क्या है 21 लिख दो ना। लिखा क्या? मैं बोलता हूं वैसा ही डेटा लिखो, 1/12/2021 लिखो। स्पॉट रेट इज इक्वल टू 47.02 and contract rate was 47.10। लिख दिया? लिखा ना? उसके नीचे लिखो 3 months फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लिखो, लिख दिया? 3 months फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखा। अभी सुनो कि उसने क्या किया, सेम चीज, ठीक है, कि आज स्पॉट रेट था, उसने आज ही 3 महीने बाद का रेट फिक्स कर लिया 47.10 पे, है ना। और जैसा मैंने बताया यशवी कि वो स्पॉट से थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि उसमें प्रीमियम इन्वॉल्व रहता है, करेक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन में वो स्पेकुलेट कर रहा है। सर क्यों स्पेकुलेट कर रहा है? क्योंकि इसमें कहीं लिखा है कि उसने प्लान खरीदा या कुछ किया, उसने मजे के लिए किया, सट्टे के लिए किया, ठीक है। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट, आपने सब मेरे को एक चीज बताया पहले, उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट पे एंटर किया, वापस से बोलो, उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट पे एंटर किया? सब एग्री करते हैं यहाँ पे? पक्की बात है? कोई इसमें कंफ्यूज है क्या सर? 47.02 दिया हुआ है, वो स्पॉट रेट है, मतलब वो आज का चालू रेट है, आज का चालू रेट है, उससे अपने कोई मतलब नहीं। वो किसके लिए मतलब है?
जो आज खरीद रहा, आज बेच रहा, उसके लिए हम तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, हम आगे के लिए खरीद रहे हैं, है ना। तो आज आगे के लिए खरीदने का रेट कितना है? 47.10। समझ में आएगी ये बात? पक्का है ना। तो कभी भी स्पॉट रेट लिखना है डेटा में और क्रॉस कर दो उसके आगे, छोटा सा बारीक क्रॉस लगा दो। और इसकी एक और पहचान है, नॉर्मली इसकी एक और पहचान है कि स्पॉट रेट छोटा रहता है, उससे हल्का सा बड़ा रहता है फॉरवर्ड रेट। जो हल्का सा बड़ा वाला है एट ट्रांजेक्शन डेट, एट इन दिस क्वेश्चन TDER 2 रहेंगे, है ना। TDER 2 रहेंगे, एक स्पॉट एक फॉरवर्ड। स्पॉट को काटना, फॉरवर्ड के आगे राइट टिक मारो ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये प्रैक्टिस फॉलो करना, ठीक है। दूसरी पहचान कि फॉरवर्ड थोड़ा ज्यादा रहता है, थोड़ा ज्यादा बारह लेना पड़ता है। बात क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो 31 दिसंबर को, मतलब एक महीने में इनका मान लो अकाउंटिंग ईयर जो है वो जनवरी से लेकर दिसंबर है, ठीक है। 31 दिसंबर को व्हेन ही क्लोज्ड हिज बुक्स, है ना, एक्सचेंज रेट वाज 47.15। कितना होगा एक्सचेंज रेट? 47.15। On 31st January, he decided to sell the contract for at 47.18। 31st जनवरी मतलब अगर टाइमलाइन बनाओ तो ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये हो गया 1 दिसंबर, यहां पे TDER हुआ, ये हुआ 31 दिसंबर, यहां पे बुक्स क्लोज हुई, ये हुआ ये हुआ 31st जनवरी, यहां पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया। क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। समझ में आया? टाइमलाइन समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, शो हाउ द प्रॉफिट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। बुक्स में ये कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज होंगे, ये आपके चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट है, ठीक है। प्रीमियम वाला कंसेप्ट सरल भाषा में था, ओपन समझ चुके हैं, ठीक है। अभी आ जाओ, सिंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, इसको अंडरलाइन करो। प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट रेट एंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टेड रेट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब आप स्पेकुलेशन करते हो ना, तो आप प्रीमियम को बुक्स में नहीं लेके आते हो, क्योंकि आप स्पेकुलेट कर रहे हो, आप आगे इसको बेचने वाले हो, ठीक है। आपका मंशा है प्रॉफिट कमाना, है ना, या लॉस कमाना, जो भी है, ठीक है। तो प्रीमियम की कोई अकाउंटिंग नहीं होती इन केस ऑफ स्पेकुलेशन, इन केस ऑफ, ठीक है। क्योंकि जब हम नॉन स्पेकुलेशन पर्पस के लिए ले रहे हैं तो उसका पर्पस सिर्फ अपनी तलवार हटाना, यहां पर्पस हो रहा है क्या? या तलवार तो उसको, मतलब अगर उसको तलवार की चिंता होती तो स्पेकुलेट करता क्या? मतलब उसके कंसर्न में तलवार है ही नहीं, समझा ना। तो सरकार बोलती है उसके लिए तुम प्रीमियम का कुछ मत करो, उसके लिए तो अपने को देखना है फाइनल रिजल्ट क्या है, ठीक है। ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सोल्ड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड सेल रेट विल बी रिकॉर्डेड इन द P&L अकाउंट। जब कॉन्ट्रैक्ट बेचा जाएगा, खत्म किया जाएगा, तभी आप P&L में चीजें रिकॉर्ड करोगे। अब जब ये आंसर खत्म होगा आप बोलोगे ये इस चैप्टर की इजीएस्ट चीज है, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने बिका, कितने बिका, यहां पे लिखा है ना, क्या लिखा है? इसने डिसाइड किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को सेल करूंगा, है ना, तो यहां पे आ गया 47.18। कॉन्ट्रैक्ट कितने में एंटर किया था? यहां आ गया 47.10। तो कॉन्ट्रैक्ट का कितना प्रीमियम हुआ? 0.08, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना था? $1,00,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000। समझ में आया? कोई बैलेंस शीट डेट का रीमेजरमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, साइलेंट। सिर्फ देखने का कब बेचा, कितने भी बेचा, माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेट, बात खत्म, पैसा हजम। और जिस साल में बेचा वो साल में अकाउंटिंग हो जाती है। कितना सिंपल है, कोई बंटवारा भी नहीं करना, नहीं। समझ में आया? तो दो तरीके हैं, एक है स्पेकुलेशन, एक है नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन में अपन प्रीमियम देखते हैं, मतलब TDER के
TDER के दोनों रेट का डिफरेंस, ठीक है, स्पॉट और फॉरवर्ड। इतना तुमने एक्स्ट्रा पे किया तलवार हटाने के लिए। और स्पेकुलेशन में कुछ भी नहीं करना, जब सेल किया वहां का रेट था माइनस कितने पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दैट्स इट। जब स्पेकुलेशन वाला केस है ना, डेटा में सिंपल लिखना कॉन्ट्रैक्ट रेट सेल रेट, बात खत्म, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट? अभी मैं तुमको होमवर्क देता हूं, इसके सामने लिख दो स्पेकुलेशन। बाप रे, इसके सामने लिखो स्पेकुलेशन फटाफट। स्पेकुलेशन FC, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर अपना इंटीग्रल वाला था नहीं, ये मैं कल कराऊंगा। 6 नंबर, 7 नंबर सामने काट दो, 8 नंबर मैंने कटवाया था ऑलरेडी, 11 मैं कल कराऊंगा थ्योरी। कौन सा बचा है? 20। हाँ 20 आप लिखो होमवर्क, 25 का पार्ट है होमवर्क। सिर्फ देखना क्या है, स्पेकुलेशन है कि नॉन स्पेकुलेशन। अभी बात सुनो इधर, आज होमवर्क बहुत कम है, ठीक है, इतना ही है। अभी आपको क्या करना है, आपकी नोट्स में ये जो नोट्स है इसमें अपना एक नोट बची है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली, बची है ना। अभी आप लोग सभी एक बार फटाफट बोर्ड पे देखो, आप हेडिंग डालना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसमें 2 एरो निकालना, एक निकालना स्पेकुलेशन, एक निकालना नॉन स्पेकुलेशन, ठीक है। नॉन स्पेकुलेशन में लिखना डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड स्पॉट रेट, ठीक है, इज इक्वल टू प्रीमियम, करेक्ट है। और उसके नीचे लिख देना अलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ठीक है, ये कर दोगे इतना काम। और यहां लिखना स्पेकुलेशन में डिफरेंस बिटवीन सेल रेट एंड कॉन्ट्रैक्टेड रेट, ठीक है, डायरेक्टली टेक टू P&L। और यहां पे स्टार मार्क करके लिख देना नो रीमेजरमेंट, नो प्रीमियम, नथिंग, ठीक है। ये नोट्स में कवर कर लेना। अब मैं कल क्या क्या करने वाला हूं, कल ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन बचा था अपना, कल सबसे पहले वो लेंगे। इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का मैं आपको फर्क बता दूंगा, उसके अलावा मेरा हो गया। फिर अपन कल एक नया एस चालू करेंगे, ठीक है। इसके सारे होमवर्क आपने जो कल की थे अपने वो मेरे को दिखा दो और क्लास एंड करो।